यूट्यूब चैनल। और आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन एक चैप्टर है जो नीट के सिलेबस में भी है, बीएससी एमएससी के अंदर भी कई बार आता है। तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे और इसको डिटेल में वन शॉट के अंदर पूरा चैप्टर हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। ये हैं इंडेक्स जो हमने कवर किए हैं टॉपिक्स, मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन, टू जीन यानी कि मोनो हाइब्रिड और डाई हाइब्रिड क्रॉस, उसके बाद में सेक्स डिटर्मिनेशन, म्यूटेशंस एंड जेनेटिक डिसऑर्डर्स। तो ये लेक्चर जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब आप देखेंगे कि मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस क्या है और क्या नहीं है। तो सबसे पहले आपको एक पता रहना चाहिए कि जब 1850s के आसपास और 60s के आसपास जब मेंडल ने सारे एक्सपेरिमेंट्स किए थे तो वो ऑस्ट्रिया के एक चर्च के अंदर एक मॉन्क थे, और मॉन्क होने की वजह से उनके पास में थोड़ा स्पेयर टाइम रहता था, तो उन्होंने सोचा और वो मैथमेटिक्स में और इन सब में इंटरेस्ट लेके रखते थे। साथ में उनको ये जानने में थोड़ा सा इंटरेस्ट और ज़्यादा था कि किस तरीके से जो है एक कैरेक्टर और दूसरा कैरेक्टर जो है वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसमिट होते हैं। तो उसके रिगार्डिंग इन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट्स करने स्टार्ट किए। जेनेटिक्स में इनका इंटरेस्ट बढ़ा कि क्यों ऐसा होता है कि एक पेरेंट्स प्लांट है या फिर पेरेंट एनिमल है, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स जो होते हैं वो उनके बच्चों से मैच करते हैं, और दोनों मतलब एक दूसरे से जो ऑफ स्प्रिंग्स होती है उसके कैरेक्टरिस्टिक्स आपके बच्चों से अपने पेरेंट्स से मैच करते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ग्रेगर जोन मेंडल ने क्या किया था कि ये एक्सपेरिमेंट्स किए थे, हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट्स किए थे और इस टाइम के ड्यूरेशन में किए थे। अब उन्होंने क्या किया था, ये उन्होंने फर्स्ट टाइम बायोलॉजी के अंदर और किसका यूज़ किया था, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस और मैथमेटिकल लॉजिक्स का यूज़ किया था। और ये एक रीज़न था जिसकी वजह से उस टाइम के लोगों को और इनका जो आउटपुट है, इनकी जो पब्लिकेशंस हैं, इनका जो रिसर्च आउटपुट है वो उन लोगों को समझ में नहीं आया था। एक मेंडल का फेलियर रीज़न भी है और सक्सेस भी रीज़न भी है। ये बायोलॉजी के अंदर मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स यूज़ करना मेंडल के फेलियर्स में भी है। फेलियर होने का रीज़न भी है कि जीते जी मेंडल को कोई भी फेम नहीं मिला। तो उसके बाद में सबसे पहली बात आती है कि जो पी प्लांट्स हैं आपके, और जो पी प्लांट्स हैं उनको चूज़ क्यों किया, ये क्वेश्चंस काफ़ी बार पूछा जाता है। तो पी प्लांट्स को चूज़ इसलिए किया क्योंकि जो चर्च था उस चर्च के गार्डन के अंदर इनको सारे एक्सपेरिमेंट्स करने थे, तो इनको ऐसा प्लांट चूज़ करना था जो थोड़े से एरिया के अंदर, थोड़े से एकदम स्मॉल साइज एरिया के अंदर और काफ़ी सारे प्लांट्स जो है वहाँ पे ग्रो कर सकें, ताकि एक अच्छा खासा सिग्निफिकेंट अमाउंट में सैंपल साइज ये ले सकें। तो इसलिए क्या है कि जो पी प्लांट है वो आपके साइज में स्मॉल है, इसलिए इन्होंने लिया ताकि एक छोटे से गार्डन में बहुत सारे प्लांट्स जो है ग्रो कर सकें। दूसरा आपका आता है कि मेल फीमेल सेक्स ऑर्गन्स जो होते हैं दोनों के दोनों, यानी कि आपके स्टेमन भी और व्यूल्स भी, ये दोनों के दोनों प्रेजेंट रहते हैं पी प्लांट में। तो इनके फ़ायदा क्या होगा उस चीज़ से, क्योंकि ये सेम प्लांट के अंदर आपका सेल्फ पोलिनेशन और सेम प्लांट में आपका जो क्रॉस पोलिनेशन है वही आप ये परफॉर्म कर सकते हैं। तो अल्टीमेटली जब क्रॉस पोलिनेशन और सेल्फ पोलिनेशन इनको परफॉर्म करना था तो एक ही प्लांट है तो इनको कोई दिक्कत नहीं थी। नेक्स्ट जो था सेल्फ एंड क्रॉस पोलिनेशन कैन इजीली डन। तीसरा जो था कि लाइफ स्पेन जो था वो जो पी प्लांट है उसका कितना था, 3 to 4 months था, तो जिसकी वजह से एक साल में 3-4 जनरेशन्स की स्टडी कर लेते थे, क्योंकि इनको क्या करना था, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जो कैरेक्टर्स ट्रांसफर हुए हैं उन कैरेक्टर्स की इनको स्टडी करनी थी। और अब मान लो ऐसा प्लांट ले लेंगे जो आपका मतलब 6 साल में या 5 साल में एक जनरेशन देता है, तो ऐसे करते करते तो इनको, और मान लो कि इनको 15 to 20 जनरेशन से स्टडी करना है तो पूरी लाइफ ही उसमें चली जाएगी। आप अगर 20 साल की एज में स्टार्ट करोगे और 60 ईयर्स तक स्टडी करते रहोगे तो फिर पब्लिश कब करोगे। तो उस चक्कर में इन्होंने क्या किया था कि जो लाइफ स्पैन, जो ऐसे प्लांट को चूज़ किया जो कि शॉर्ट लाइफ स्पैन का है, और जो पी प्लांट था आपका वो शॉर्ट लाइफ स्पैन को इन सारी कंडीशंस को फुलफिल करता था। और उसके बाद में है कि पी प्लांट के जो कुछ कैरेक्टर्स हैं, जैसे कि मान लो आपके पोर्ट का शेप है, जो मटर की फली होती है उसका शेप कैसा है ना, और उसके जो सीड्स हैं वो रिंकल्ड हैं, स्मूथ हैं, ग्रीन कलर के हैं, येलो कलर के हैं, कैसे कलर के हैं। तो कुछ ऐसे जो बाहर से दिखने वाले जो कैरेक्टर्स थे वो इजीली
डिस्टिंग्विशेबल थे, यानी कि वो इजीली डिस्टिंग्विश कर सकते थे, उनके बीच में इजीली डिफरेंशिएट कर सकते थे कि ये येलो कलर है, ये ग्रीन कलर है ना। और ये बोर्ड से जो ये शीट जो है रिंकल्ड है और ये शीट जो है वो स्मूथ है। तो अल्टीमेटली क्या है कि ये सारे रीजंस ऐसे थे जिनकी वजह से मेंडल ने जो है कौन से प्लांट को चूज किया, पी प्लांट्स को। अब मेंडल जो थे मोंग थे, तो देखो आप क्रॉस देख सकते हो इनके गले में। तो इनको जब स्पेयर टाइम मिलता था तभी एक्सपेरिमेंट्स वगैरह करते थे। और 1856 से लेके 1863 यानी कि इन्होंने फिर भी 6-7 साल लगाए, क्योंकि इनको काफ़ी जनरेशन स्टडी करनी थी और इसीलिए उन्होंने शॉर्ट लाइफ स्पैन के प्लांट का जो है वो चूज़ किया था। और तो इस तरीके से ये सारा रहता है। तो अब क्या है कि ये सारे रीजंस हमने पढ़ लिए। अब एक यहाँ पे सवाल ये उठता है कि मेंडल की डेथ हो गई थी 1884 के आसपास, और मेंडल की ये जो वर्क था इसको उस टाइम इतना फेम नहीं मिला, क्योंकि 1856 और 1863 जो है उस टाइम डार्विन ने जो डिफरेंट आइलैंड्स के लिए विजिट किया था और उनके लिए ज़्यादा के वहाँ की बायोडाइवर्सिटी और ओरिजिन एंड इवोल्यूशन से रिलेटेड उन्होंने रिसर्च जो की थी। सारी दुनिया का जो ध्यान था वो किसकी तरफ था, डार्विन की तरफ। और इनकी तरफ भी। और दूसरी चीज़ है कि इन्होंने अपने जो पेपर पब्लिश किए थे वो जर्मन लैंग्वेज में किए थे, और जर्मन लैंग्वेज इज नॉट सो पॉपुलर एज कम्पेयर टू द इंग्लिश। सो दैट्स वाई इनको जो है ज़्यादा फेम नहीं मिला, क्योंकि जर्मन जिसको पढ़नी नहीं आती उनको इनके वर्क के बारे में पता नहीं चल सकता। तो उसके बाद में तो ये सारे रीजंस थे, कुछ ऐसे कि भाई सारा ध्यान जो था लोगों का डार्विन की तरफ था। दूसरा, इन्होंने स्टैटिस्टिक्स को यूज़ कर लिया, मैथमेटिक्स को यूज़ कर लिया। तो बायो जो स्टूडेंट्स होते हैं वो तो स्टैटिस्टिक्स और मैथमेटिक्स में वैसे ही उनके डिब्बे गोल रहते हैं। तो अल्टीमेटली इन्होंने क्या है वो इनके जो कैरेक्टरिस्टिक्स, इनके जो पब्लिकेशंस थे वो जो है इतने पॉपुलर नहीं हो पाए इन सब रीजंस की वजह से। तो एट द एंड जो था फिर क्या हुआ, 1901 में 1900 मतलब 1 और 2 के बीच में 1900 से 1900 के बीच में, तो यहाँ पे जो 3 साइंटिस्ट यहाँ पे आए थे, कार्ल लोरेंस, ह्यूगो डे व्रीज और शेरमार्क। तो शेरमार्क, कार्ल लोरेंस एंड ह्यूगो डे व्रीज, ये 3 साइंटिस्ट ऐसे थे। इन्होंने क्या किया, उनका भी इंटरेस्ट इन चीज़ों में था कि एक जनरेशन जो है वो दूसरे जनरेशन में कैरेक्टर्स को कैसे ट्रांसफर होता है, ऐसा कौन सा फैक्टर हमारे बॉडी के अंदर है। तो उन चीज़ों के लिए वो 3 साइंटिस्ट भी जो थे वो काफ़ी इंटरेस्टेड थे उस फील्ड के अंदर काम करने के लिए। और फिर अल्टीमेटली उनमें से उन लोगों को पता चला कि हमसे पहले भी जो 1850s और 60s के आसपास जो एक साइंटिस्ट है जिनका नाम जॉन ग्रेगर मेंडल था, उन्होंने भी ऐसे एक्सपेरिमेंट्स किए थे, बट कुछ रीजन से जीते जी उनको अपनी लाइफ में फेम नहीं मिल पाया। तो लेकिन 1901 में इन तीनों ने ऑनेस्टी दिखाई और सबसे पहले ये बताया कि जॉन ग्रेगर मेंडल ने हमसे भी पहले एक्सपेरिमेंट्स कर रखे हैं, बट वो जर्मन लैंग्वेज में हैं। ऑस्ट्रिया जो कंट्री है उसके अंदर ये वियना सिटी में रहते थे, आज भी इनका सेंटर है वहाँ पे, जॉन ग्रेगर मेंडल सेंटर के नाम से। तो उन 3 साइंटिस्ट ने ऑनेस्टी दिखाई और उन्होंने ये चीज़ बताई कि सबसे पहले जॉन ग्रेगर मेंडल ने क्या किया था, हमसे भी पहले जेनेटिक्स के एक्सपेरिमेंट्स किए थे, इनहेरिटेंस ऑफ द कैरेक्टर्स की उन्होंने क्या की थी, स्टडी की थी। अब एक एक करके इनके बारे में पढ़ते हैं कि क्या क्या इन्होंने किया था। तो सबसे पहले मेंडल ने क्या किया था, ये 7 कैरेक्टर्स चूज किए थे। कौन कौन से 7 कैरेक्टर्स हैं, जैसे कि सीड है, तो सीड आपका कैसे हो सकता है, ग्रे और राउंड हो सकता है, आपका व्हाइट और रिंकल्ड हो सकता है। उसके अलावा कोटिलेडन्स हैं, वो येलो कोटिलेडन्स हो सकता है और ग्रीन कोटिलेडन्स हो सकते हैं। फ्लावर्स हैं आपके, व्हाइट फ्लावर्स हो सकते हैं और वायलेट फ्लावर्स हो सकते हैं। पोड यानी कि जो मटर की फली रहती है उसका कलर कैसा रहेगा, वो फॉर्म जो है उसकी फुल, और कौन ये जो कंस्ट्रक्टेड हो सकती है, कलर जो है वो येलो हो सकता है पोड कलर और ग्रीन हो सकता है। उसके अलावा स्टेम जो है आपका वो एक्सियल पोड यानी कि फ्लावर अलोंग को शो कर रहा है। दूसरा आपका टर्मिनल पोड्स यानी कि जो टिप्स होंगी आपकी उसके ऊपर फ्लावर्स आएंगे, एक्सियल्स पे फ्लावर्स नहीं आएंगे। तो ये इन्होंने कैरेक्टरिस्टिक्स लिए। दूसरा है कि साइज जो थी वो लॉन्ग प्लांट ले लिया यानी कि 6 to 7 फीट हाइट का, और शॉर्ट प्लांट्स ले लिए जो कि अराउंड 1 फीट हाइट का आपको दिखाई दे रहे हैं। एक चीज यहाँ पे ध्यान देने वाली है कि ये 7 के 7 कैरेक्टर्स जो थे वो कौन कौन से क्रोमोसोम्स पे सिचुएटेड थे, क्योंकि जो पी प्लांट है उसके भी क्रोमोसोम्स हैं। तो पी प्लांट के अंदर कौन कौन से क्रोमोसोम्स पे ये मेंडल के कैरेक्टरिस्टिक्स जो थे वो सिचुएटेड थे। यहाँ पे आपको लिख रखा है कि ये वाला कैरेक्टर जो था क्रोमोसोम नंबर 1 पे था,
ये वाला कैरेक्टर था, ये 2 पे था, ये 3 पे, ये 4 पे, 5 पे, ये 6 और ये 7। तो अल्टीमेटली क्या है कि ये 7 कैरेक्टर्स के नेम हैं जो कि कौन कौन से 1, 4, 5 एंड 7। तो 1 क्रोमोसोम नंबर 1, क्रोमोसोम नंबर 4, क्रोमोसोम नंबर 5 एंड क्रोमोसोम नंबर 7, इनके ऊपर ये सारे के सारे सिचुएटेड थे। 1, 4, 5, 7 क्रोमोसोम्स के ऊपर ये 7 कैरेक्टर्स जो थे ये क्या थे, सिचुएटेड थे। आपको ये याद रखना है। अब क्या है कि एक ही कैरेक्टर जो होता है, जैसे कैरेक्टर क्या है, कैरेक्टर एक आपका अपीयरेंस है कि कौन सा कैरेक्टर होगा। जैसे कि मान लो हाइट इज ए कैरेक्टर, बट उसकी 2 फॉर्म होती हैं, उनको हम ट्रेट्स बोलते हैं। जैसे कि हाइट कैसे हो सकती है, टॉल हो सकती है और शॉर्ट हो सकती है। शॉर्ट और टॉल 2 तरह की हाइट हो सकती हैं। तो कैरेक्टर यहाँ पे लिखा हुआ है आपको, और इसके बारे में कैरेक्टर आपको लिखा हुआ है हाइट, और इसकी 2 फॉर्म हो सकती हैं। डोमिनेंट फॉर्म है वो टॉल है, और रेसेसिव फॉर्म है वो ड्वार्फ है। अब डोमिनेंट एंड रेसेसिव क्या होता है? डोमिनेंट का मतलब होता है पावरफुल, और जैसे जो कि आपको हेटेरोजाइगस कंडीशन के अंदर भी क्या करेगा, आपको एक तरह से अपना कैरेक्टर जो है वो एक्सप्रेस करेगा हेटेरोजाइगस कंडीशन में भी। तो सपोज दैट मान लो कि एक प्लांट ऐसा है जो कि इस तरीके से है, जैसे कि कैपिटल टी है तो आपको पता है कि प्लांट जो होता है वो टॉल होता है। स्मॉल टी है तो उस केस में प्लांट जो है वो आपको ड्वार्फ होता है। और उस केस में एक हेटेरोजाइगस कंडीशन आती है ये वाली, जिसमें दोनों एलील्स जो है वो डिफरेंट होती हैं। हेटेरोजाइगस का मतलब है व्हेन बोथ द एलील्स इन द पेयर आर डिफरेंट, तो उनको हम क्या बोलेंगे, हेटेरोजाइगस बोलेंगे। तो हेटेरोजाइगस कंडीशन में किसकी चलेगी, क्योंकि ये तो प्लांट को शॉर्ट बनाएगी और ये प्लांट को टॉल बनाएगी। तो कैपिटल टी प्लांट को टॉल बनाती है और स्मॉल टी प्लांट को शॉर्ट बनाने के लिए बोलेगी, लेकिन किसकी चलेगी? तो अल्टीमेटली इनमें से एक ही जीन की, एक ही एलील की चलती है, एंड दैट एलील इज नोन एज द डोमिनेंट एलील। तो डोमिनेंट एलील वो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो कि ऐसे मिक्स कंडीशन के अंदर भी, यानी कि हेटेरोजाइगस कंडीशन एलील्स की कंपोजिशन में भी क्या करेंगे, अपना कैरेक्टर शो करेंगे, और ये प्लांट कैसा हो जाएगा, आपका टॉल हो जाएगा। यानी कि टॉल और ड्वार्फ में से एंड में किसकी चली, टॉल की चली। उसी तरीके से क्या रहता है, फ्लावर कलर जो होता है वो वायलेट कलर का डोमिनेंट है, और रेसेसिव जो है वो व्हाइट कलर का है। तो ये आपको क्या है, डोमिनेंट और रेसेसिव कैरेक्टर्स डिफरेंट आपको यहाँ पे दे रखे हैं। तो इसके बाद में हम नेक्स्ट जो लेते हैं वो लेते हैं कि लॉज ऑफ इनहेरिटेंस उन्होंने दिए थे। तो यहाँ पे मैंने क्या है कि आपके समझने के लिए और तीनों के तीनों लॉ एक साथ लिख दिए हैं, ठीक है ना, ताकि ये कुछ मोनो हैबिट से रिलेटेड है, कुछ डाई हैबिट से रिलेटेड है। तो इनको समझ लेते हैं पहले। F1 जनरेशन जो रहती है आपकी, उसमें F1 जनरेशन, ठीक है, F1 जनरेशन वो जनरेशन होती है जो, जैसे कि मान लो आपने प्योर टॉल प्लांट का और प्योर शॉर्ट प्लांट का आपने क्रॉस किया, तो उनके बाद में जो फर्स्ट टाइम आपको सीड मिलेंगे और उनको आप ग्रो करोगे, तो दैट इज द F1 जनरेशन। तो उस केस में क्या होता है, F1 जनरेशन के केस में आपने क्या किया, प्योर टॉल का क्रॉस करवाया और प्योर डॉर्फ का क्रॉस कराया, और इन दोनों के क्रॉस होने से जो F1 जनरेशन थी उसमें, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि कैपिटल टी और स्मॉल टी, यानी कि आपने कैपिटल टी लिया और यहाँ पे स्मॉल टी लिया, इनके गैमेट बनेंगे तो ये सेपरेट हो जाते हैं। तो कैपिटल टी एक गैमेट बन गया, दूसरा गैमेट ये बन गया, यहाँ पे आपका स्मॉल टी बन गया, और इस साइड पे आपका क्या बन गया, स्मॉल टी। तो आप इनके आपस में क्रॉस कराओगे तो सारे के सारे गैमेट्स जो बनेंगे वो कैसे बनेंगे, सारे के सारे जाइगोट बनेंगे वो कैसे बनेंगे, कैपिटल टी और स्मॉल टी बनेंगे। तो इस तरीके से ये क्या है, आप क्रॉस कराना चाहो तो ऐसे करा सकते हो। यहाँ पे इस साइड में ये लिख लीजिए, दूसरे साइड में आप ये लिख लीजिए और इनके क्रॉस करवाइए। तो जैसे जैसे आप क्रॉस कराते जाओगे तो उस केस में क्या होगा, सारे के सारे प्लांट F1 जनरेशन में कैसे बनेंगे, कैपिटल टी और स्मॉल टी। और हमने पढ़ा है कैपिटल टी और स्मॉल टी कौन से कैरेक्टर को एक्सप्रेस करेगा, टॉल को। यानी कहने का मतलब ये है कि इन पेरेंट्स का अगर क्रॉस कराया और ये F1 जनरेशन में सारे के सारे प्लांट ऐसे बनेंगे, तो इन प्लांट्स, ये सारे प्लांट कैरेक्टरिस्टिक्स में कैसे होंगे, आपने फिनोटाइप में कैसे होंगे। फिनोटाइप का मतलब है जो कैरेक्टर बाहर से आप देख सकते हो, जैसे कि टॉल है या शॉर्ट है, ग्रीन है या रेड है या व्हाइट है। उसके अलावा पोर्ट्स जो है वो आपके जैसे मान लो कि रिंकल्ड है या स्मूथ है। तो ये सारे जो होते हैं, जो बाहर से आप इजीली डिफरेंशिएट कर सकते हो, ये सारे कैरेक्टर्स कैसे होते हैं, आपके फिनोटाइप्स होते हैं। और जीनोटाइप्स जो होता है वो होता है जीन्स की स्ट्रक्चर्स जो अपन लिखते हैं। जैसे अपन ने कैपिटल टी और स्मॉल टी लिखा, ये जीनोटाइप लिखा है, क्योंकि कैपिटल टी और स्मॉल टी जो है वो क्या है, जीनोटाइप है। लेकिन किसी प्लांट का जीनोटाइप आपको बाहर से नहीं दिखाई देगा। आपका डीएनए जो है वो आपकी बॉडी के अंदर है, सेल्स के अंदर है, वो बाहर से मुझे नहीं दिखाई दे रहा। तो वो जो आपका डीएनए है एक्चुअली उसी को क्या बोलते हैं हम, जीनोटाइप्स बोलते हैं। और
जो फिनोटाइप होता है उस डीएनए की वजह से कौन से कैरेक्टर आप में एक्सप्रेस हुए हैं। आपकी हाइट टॉल है, वो मुझे बाहर से दिख जाएगी। आपकी आईज का कलर ब्राउन है या ब्लैक है, वो मुझे बाहर से दिख जाएगा। आपके हेयर्स जो हैं वो आपके कर्ली हेयर्स हैं या स्मूथ हेयर्स हैं, वो भी मुझे क्या है आराम से इजीली डिफरेंशिएट में बाहर से देख के कर सकता हूँ। तो बट जेनेटिक स्ट्रक्चर्स जो है आपकी ऐसे वो बाहर से आप देख नहीं सकते। किसी भी पर्सन को देख के या किसी प्लांट को देख के आप जेनेटिक स्ट्रक्चर नहीं बता सकते उसका। तो उसी तरीके से क्या रहता है कि F1 जनरेशन में कौन से कैरेक्टर एक्सप्रेस हुए, जो फिनोटाइप का मतलब है कि कौन सा कैरेक्टर एक्सप्रेस होगा, यानी कि बाहर से कौन सा कैरेक्टर दिखेगा आपको। तो इस तरीके से सारे प्लांट बने थे और इन्होंने कौन सा कैरेक्टर एक्सप्रेस किया, कैपिटल T वाला कैरेक्टर एक्सप्रेस किया, यानी कि F1 जनरेशन में कौन सी एलील जो होती है वो ज्यादा पावरफुल होती है, वो आपकी होती है सारे। तो इसका मतलब है कि टॉलनेस की जो एलील थी यानी कैपिटल T वाली एलील जो थी वो क्या है डोमिनेंट होती है किसके ऊपर, स्मॉल t वाली एलील के ऊपर। तो पहला जो लॉ ऑफ डोमिनेंस है इसके अकॉर्डिंग क्या होता है F1 जनरेशन में सिर्फ और सिर्फ डोमिनेंट एलील ही अपना इफेक्ट शो करती है। और जो आपकी रेसेसिव एलील है, एक डोमिनेंट का मतलब पावरफुल एलील और जिसकी नहीं चली, जैसे कि इन दोनों में से कैपिटल T ने अपना एक्सप्रेस किया तो ये डोमिनेंट एलील है और स्मॉल t जो है आपकी वो क्या है रेसेसिव एलील है। तो रेसेसिव एलील की बिल्कुल नहीं चली। तो इस जरिए जब ये दोनों मिक्स कंडीशन में होती है यानी कि हेटेरोजाइगस कंडीशन में होती है, हेटेरोजाइगस, तो उस कंडीशन में किसकी चलती है, जो कि डोमिनेंट एलील होती है। अब नेक्स्ट लॉ आता है आपका लॉ ऑफ सेग्रीगेशंस। सेग्रीगेशंस का मतलब होता है सेपरेशंस। सेग्रीगेशन का मतलब क्या होता है, सेपरेशंस। तो सेग्रीगेट का मतलब है जैसे कि मान लो आपको मैंने बताया था कि पेरेंट्स जो है वो इस स्ट्रक्चर के हैं, कैपिटल T और कैपिटल T। यहाँ से जो है आपके हैं स्मॉल t और स्मॉल t। तो उस केस में क्या होगा, इससे जब गैमेट बनेंगे तो ये तो होता है 2n है ना, इसमें 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम्स हैं आपके से। जब इसमें मियोसिस होगा तो गैमेट बनेंगे। तो मियोसिस के टाइम में क्या होता है, ये दोनों एलील्स आपस में क्या हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं। तो कैपिटल T और इस साइड में क्या बन गया, कैपिटल T। इस साइड में यहाँ पे क्या बनेगा, स्मॉल t और इस साइड में बनेगा स्मॉल t। तो जब गैमेट बनते हैं तो उस टाइम क्या होता है, पेयर्स के एलील एक दूसरे से क्या हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं, सेग्रीगेशन ऑफ द जीन्स, यानी कि सेपरेशंस ऑफ द जीन्स। यानी कि इस टाइम क्या होता है, देखो लिख रखा है ईच एलील सेपरेट ड्यूरिंग द मियोसिस एट द टाइम ऑफ द गैमेट फॉर्मेशन। इतना सारा रूल है और यही रूल क्या है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का। अब क्या होगा, लास्ट लॉ आता है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का। तो वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि मान लो ये एलील इस एलील से मैच हो रहा है तो इसमें थर्ड एलील की कोई भी इंटरफेरेंस नहीं है, यानी कि ये एलील इस एलील से मैच होकर ये बना रहा है तो इसमें इसका कोई रोल नहीं है। ये एलील अपना इंडिपेंडेंटली मैच करेगा, ये अपना इंडिपेंडेंटली यहाँ पे मैच करेगा, ये इंडिपेंडेंटली आपस में मैच करेंगे। यानी कि एवरी गैमेट जो बनता है वो इंडिपेंडेंटली एक दूसरे के क्या होगा, एक दूसरे के साथ में मिक्स होंगे है ना, मैच होंगे। तो उसी चीज को हम क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इंडिपेंडेंटली असॉर्ट होंगे यानी कि एक दूसरे से इंडिपेंडेंटली इंटरेक्ट करेंगे और इंडिपेंडेंटली अपने कॉम्बिनेशंस जो बन रहे हैं वो बनाएंगे। तो ये 3 लॉ थे। फर्स्ट लॉ क्या था कि F1 जनरेशन में कौन सा कैरेक्टर एक्सप्रेस होगा, ओनली डोमिनेंट कैरेक्टर एक्सप्रेस होगा। यानी कि जब हेटेरोजाइगस कंडीशंस आती है तो उस केस में क्या होता है, ओनली डोमिनेंट एलील जो होती है वही अपना इफेक्ट शो करती है और रेसेसिव एलील अपना इफेक्ट शो नहीं कर पाती। रेसेसिव का मतलब है वीक एलील। दूसरा लॉ था सेग्रीगेशन का यानी कि सेपरेशन का। यानी कि जब गैमेट बनेंगे तो ये जो पेयर्स के एलील्स हैं ये क्या होंगे, एक दूसरे से सेपरेट हो जाएंगे। जैसे कैपिटल स्मॉल t थे, ये दोनों एक दूसरे से सेपरेट हो गए। यहाँ पे कैपिटल T थे, ये एक दूसरे से क्या हो गए, सेपरेट हो गए। तीसरा आता है आपका लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इसका मतलब है कि एक जो आता है डाइहेब्रिड क्रॉस के अंदर हम देखेंगे इसका लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट जो है उसका एग्जांपल क्या है, डाइहेब्रिड क्रॉस। तो इसमें अपन देखेंगे कि एक कैरेक्टर जो होता है वो दूसरे कैरेक्टर के साथ में क्या करता है, डिफरेंट ट्रेट्स जो होते हैं वो इंडिपेंडेंटली असॉर्ट करते हैं, आपस में इनहेरिट करते हैं। यानी कि एक का दूसरे के बीच में कोई इंटरफेरेंस नहीं होता। तो इसके आगे अपन लेके चलते हैं लॉ ऑफ इनहेरिटेंस के बाद में। सबसे पहले ले लेते हैं अपन कौन सा है ना, इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन्स। तो वन जीन का मतलब है कि आप सिर्फ किस पे फोकस कर रहे हो, हाइट पे फोकस कर रहे हो। यानी कि आप किसके दो मैंने प्लांट ले लिए, एक टॉल ले लिया एक शॉर्ट ले लिया और उनके अंदर जो नेक्स्ट जो मुझे उसके सीड्स मिलेंगे उनको आप वापस से जब ग्रो करोगे तो उस केस में क्या होगा, आपको बस ये देखना है कि हाइट में
कैसे कैसे कॉम्बिनेशन बने हैं, दूसरे कैरेक्टर्स को आप क्या कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं। यानी कि हम एट ए टाइम कितने कैरेक्टर स्टडी कर रहे हैं मोनो हाइब्रिड क्रॉस में, एक सिंगल कैरेक्टर स्टडी कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि मोनो हाइब्रिड क्रॉस जो होता है आपका, मोनो हाइब्रिड क्रॉस, इसमें क्या होता है, स्टडी ऑफ वन जीन इनहेरिटेंस, स्टडी ऑफ वन जीन इनहेरिटेंस ओनली। तो एक ही जीन की स्टडी करेंगे आप, ऐसे जैसे हाइट का जीन है तो आप हाइट के जीन की स्टडी करो। मैंने आपको बताया था हाइट के जीन के दो फॉर्म्स हो सकती है, एक कैपिटल टी, तो आपने एक साइड क्या ले लिया, कैपिटल टी प्लांट ले लिया, और दूसरी साइड में आपने क्या किया, स्मॉल टी प्लांट ले लिया। कैपिटल टी जो प्लांट है आपका, ये कैसा प्लांट है, टॉल प्लांट है, ये प्योर टॉल है। प्योर टॉल देखो दो तरह के टॉल हो सकते हैं, ये भी टॉल है और दूसरा कौन सा है, ये भी टॉल है, दोनों टॉल हो सकते हैं। लेकिन ये प्योर टॉल ना होके क्या है, ये हेट्रोजाइगस है। ये क्या है, हेट्रोजाइगस। और ये वाला प्लांट क्या है, ये वाला प्लांट है होमोजाइगस। होमोजाइगस वो कंडीशंस होती हैं जब पेयर के दोनों एलिल्स जो होंगे वो एक दूसरे के सेम होंगे। जैसे ये कैपिटल टी है तो ये भी कैपिटल टी है ना, ये जैसे स्मॉल टी है तो ये भी स्मॉल टी है, तो ये दोनों जो हैं ये होमोजाइगस होने चाहिए। जब भी क्रॉस कराएंगे तो प्योर पेरेंट्स के बीच में कराएंगे, यानी कि प्योर टॉल यानी कि होमोजाइगस टॉल, और इधर होमोजाइगस टॉल, होमोजाइगस डॉर्क। तो आप इसमें जैसे मान लो कि इसको शॉर्ट लिख सकते हो या फिर इसको डॉर्क लिख सकते हो, जैसे आपका मन है वो आप वैसे लिख सकते हो। तो यहाँ पे डॉर्क लिख सकते हैं। उसके बाद में क्या होगा, जब गैमेट बनेंगे तो ये सेपरेट हो जाते हैं, क्योंकि ये तो 2n है, और गैमेट जो बनते हैं वो हैप्लॉइड होते हैं। तो इसलिए एक गैमेट बन गया कैपिटल टी, दूसरा गैमेट बन गया कैपिटल टी। यहाँ भी गैमेट बनेंगे वो कैसे बनेंगे, कैपिटल टी और स्मॉल टी बनेंगे, सॉरी स्मॉल टी बनेंगे। अब क्या है, आपको इस गैमेट को इस गैमेट से मैच करना है। ये दोनों तो आपस में मैच होंगे नहीं क्योंकि एक ही पेरेंट्स के हैं, तो इसको इससे मैच करो आप ऐसे, तो कैपिटल टी स्मॉल टी बन गया। इसको आप इससे मैच करो तो यहाँ पे भी क्या बनेगा, कैपिटल टी स्मॉल टी बन गया। इस वाले को आप इससे मैच करो तो कैपिटल टी स्मॉल टी बन गया। और उसके बाद में आप जैसे देखेंगे कि इसको आप मैच करेंगे इससे, तो भी इस टाइम क्या बनेगा, कैपिटल टी और स्मॉल टी बनेगा। तो इस तरीके से क्या रहता है कि आपने देखा कि ये जो है अब आपको जो मिली है ये फिलियल जनरेशन 1 है, यानी कि F1 जनरेशन है। और F1 जनरेशन के अंदर आप ये तो आपका जीनोटाइप है, कैपिटल टी और स्मॉल टी, कैपिटल टी और स्मॉल टी, तो कैपिटल टी और स्मॉल टी, तो इस तरीके से है ये कैपिटल टी और स्मॉल टी। तो आप देखेंगे कि ये प्लांट कैसा होगा, टॉल होगा, क्योंकि इसमें डोमिनेंट एलील की चलेगी। यहाँ भी ये प्लांट भी कैसा होगा, टॉल होगा, ये वाला प्लांट भी कैसा होगा, टॉल, और ये प्लांट भी कैसा होगा, टॉल। यानी कि F1 जनरेशन में सारे के सारे प्लांट जो आपको मिल रहे हैं वो कैसे मिल रहे हैं, ऑल टॉल मिल रहे हैं, ठीक है ना। तो ऑल टॉल मिल रहे हैं F1 जनरेशन के अंदर, यानी कि ये लॉ ऑफ डोमिनेंस को फॉलो कर रहे हैं। और आपने यहाँ पे देख लिया कि F1 जनरेशन में जब प्योर टॉल यानी कि होमोजाइगस टॉल और इधर भी प्योर शॉर्ट यानी कि होमोजाइगस शॉर्ट के पेरेंट्स के बीच में आपने क्रॉस कराया, तो इस तरीके से जो भी आपके बने हैं ये सारे के सारे कैसे बनेंगे, टॉल बनेंगे। तो अब इसको जो है मैं एक टेबल के फॉर्म में लिख देता हूँ ताकि आप सभी को समझने में आसानी रहे। तो इसकी एक टेबल बनाते हैं और जिसको आपको नेट स्क्वायर भी बोलते हैं, तो इसकी एक छोटी सी टेबल बना देते हैं यहाँ पे इस तरीके से। यहाँ पे आपने लिख दिया इसके गैमेट्स जो बनेंगे, तो कैपिटल टी और कैपिटल टी, यहाँ पे आप लिख दो इसके गैमेट्स लिख दो, इन दोनों के बीच में क्रॉस करा दो, तो कैपिटल टी और स्मॉल टी, कैपिटल टी और स्मॉल टी एक जैसे ही बनेंगे सारे, और सारे के सारे कैसे होंगे, टॉल होंगे। ये F1 जनरेशन में क्या है, ऑल प्लांट्स आर टॉल, ये F1 जनरेशन बन गई। अब आप क्या कर रहे हैं, अब आपने क्या किया, ये जो प्लांट है, ये जो प्लांट बना है F1 जनरेशन का जो प्रोडक्ट है, इसको आपने लेके और इसके बीच में सेल्फिंग कराई। सेल्फिंग का मतलब क्या होता है, एक रूम में एक ही प्लांट है और उसके पोलन पार्टिकल उसी के ऊपर गिरेंगे, है ना, उसी को फर्टिलाइज करेंगे। तो उस केस में क्या होगा, ये सेल्फिंग होगी। तो सेल्फ क्रॉस का मतलब होता है कि ऐसा ही तो मेल होगा और ऐसी ही फीमेल होगी, सेम कैरेक्टर, सेम जीनोटाइप की क्या होगी। जैसे कि ये तो यही तो मेल है, यानी कैपिटल टी और स्मॉल टी तो मेल का जीनोटाइप है, और कैपिटल टी स्मॉल टी क्या होगा, फीमेल का जीनोटाइप होगा, क्योंकि एक रूम में एक ही, ये क्या है, एक ही तो प्लांट है ना। सेल्फ क्रॉस के केस में कितना होता है आपका, एक ही प्लांट रहता है,
सेल्फ क्रॉस के केस में एक ही प्लांट होता है। तो यहाँ पे क्या है, इन दोनों का जब आप क्रॉस कराएंगे तो उस केस में इनके गेमेट बनाओ, इसके गेमेट बनाएंगे तो एक गेमेट ये बनेगा कैपिटल टी, दूसरा गेमेट बनेगा स्मॉल टी, ये गेमेट बन गया। यहाँ भी क्या बनेंगे, दोनों के गेमेट सेम बनेंगे क्योंकि सेल्फिंग ही हो रही है, एक ही प्लांट है तो गेमेट सेम ही बनेंगे। तो आप इनको क्रॉस करवा दो पुन्नेट स्क्वायर बना के, तो कैपिटल टी और स्मॉल टी, इस साइड पे क्या लिखेंगे कैपिटल टी और स्मॉल टी, और इनके बीच में जब आप क्रॉस कराएंगे तो आपको देखो एक कैपिटल टी का कैपिटल टी से कराओ, एक कैपिटल टी का स्मॉल टी से कराओ। उसके बाद में ये कैपिटल टी और स्मॉल टी, इनको कैपिटल लेटर को पहले लिखते हैं, उसके बाद में स्मॉल टी और स्मॉल टी, इस तरीके से। अब आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे ये बताना है कि कौन सा प्लांट टॉल है और कौन सा प्लांट शॉर्ट है। तो आप देखिए दोनों जो है डोमिनेंट एलील है, तो ये प्लांट कैसा हो जाएगा, तो हमने लिख दिया टॉल हो जाएगा। ये लो, ये प्लांट कैसा हो जाएगा, एक कैपिटल है एक स्मॉल है, लेकिन लॉ ऑफ डोमिनेंस के अकॉर्डिंग किसकी चलती है, हमेशा कैपिटल टी की चलती है, तो उस केस में ये क्या बन जाएगा, टॉल बन जाएगा। उसके बाद में यहाँ पे आप नीचे देखो, यहाँ पे भी क्या बनेगा, ये लॉ ऑफ डोमिनेंस के अकॉर्डिंग किसकी चलेगी, टॉल की, तो ये प्लांट भी टॉल होगा। और ये जो प्लांट है इसके दोनों एलील, रेसेसिव एलील जो होती है यानी कि वीक एलील जो होती है वो होमोजाइगस जब हो जाती है तो उस केस में प्लांट कैसा हो जाता है आपका, होमोजाइगस यानी कि टॉल हो जाता है, शॉर्ट हो जाता है। यानी कि रेसेसिव जीन का जो कैरेक्टर है, यानी कि ये जो स्मॉल टी है ये प्लांट को ड्वार्फ बनाती है यानी कि शॉर्ट बनाती है, और ये शॉर्ट तभी बनेगा जब दोनों की पेयर के अंदर दोनों की दोनों एलील्स क्या होंगी, आपकी स्मॉल टी होगी। तो ये क्या बन गया, आपका ड्वार्फ बन गया। तो 3 तो बन गए टॉल, यानी कि आपने लिख दिया 3 टॉल, और शॉर्ट कितने बन गए रेशियो में 1 शॉर्ट। तो इस तरीके से क्या है आपने लिख के बता दिया। तो जो टॉल और जो शॉर्ट है वो क्या है, फिनोटाइप है या जीनोटाइप है, फिनोटाइप है, क्योंकि फिनोटाइप वो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो बाहर से अपीयर होते हैं, है ना। तो इसलिए टॉल और शॉर्ट प्लांट तो आप बाहर से देख सकते हो कि प्लांट कौन सा टॉल है और कौन सा शॉर्ट है, हाइट उनकी देख सकते हो। तो इसलिए ये जो 3:1 है आपका, तो 3:1 क्या है, फिनोटिपिक रेशियो है। क्या है, फिनोटिपिक रेशियो 3:1। कौन से क्रॉस में, मोनोहाइब्रिड क्रॉस में। अब डाइहाइब्रिड क्रॉस में क्या होगा, मोनोहाइब्रिड क्रॉस में 3:1 है आपका फिनोटिपिक रेशियो, और जीनोटिपिक यानी कि कितनी टाइप के जीनोटाइप मिल रहे हैं। यहाँ पे आप देखो कैपिटल टी और कैपिटल टी कितने हैं स्टेबल में, एक ही है, तो आपने यहाँ पे लिख दिया कैपिटल टी, ये है 1। उसके बाद में आप जाइए कैपिटल टी और स्मॉल टी कितने हैं, कैपिटल टी और स्मॉल टी कितने हैं, एक ये रहा और एक ये रहा, 2 है, तो आपने यहाँ पे 2 लिख दिए। उसके बाद में स्मॉल टी और स्मॉल टी ये रहे, और इनके ये ड्वार्फ है यानी कि आपने इसके एक ही है तो इसने आपने इसको 1 लिख दिया। तो जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस का और फिनोटिपिक रेशियो है वो तो है 3:1, और जीनोटिपिक रेशियो जो नीचे वाला लिखा है हमने, ये लिखा है जीनोटिपिक रेशियो, यानी कि जीनोटाइप्स कितनी तरह के बने हैं यहाँ पे, तो ये बने हैं 3 तरह के, ये ठीक है ना। तो ये फिनोटिपिक रेशियो और जीनोटिपिक रेशियो है, आपको बस इतना याद रखना है मोनोहाइब्रिड के केस में। और फिनोटिपिक रेशियो जो होता है आपका वो रहता है 3:1, यानी कि 3 तो मिलेंगे टॉल, कौन सी जनरेशन में, F2 जनरेशन में, है ना, F2 जनरेशन में, और 1 मिलेगा आपको ड्वार्फ। और जीनोटिपिक रेशियो यानी कि कितनी टाइप्स ऑफ जीनोटाइप मिलेंगे F2 जनरेशन में, यहाँ पे लिख देते हैं F2 जनरेशन, ठीक है ना। और जीनोटिपिक रेशियो क्या मिलेगा आपको, 1:2:1, जो कि आपको वहां पे दिखाया है। ये जो बना था ये तो क्या था, F1 जनरेशन थी। यहाँ पे जो बना था ये क्या था, F1 जनरेशन थी, जिसमें सारे के सारे प्लांट एक जैसे जीनोटाइप था और सारे के सारे प्लांट टॉल थे। तो ये तो हमने लिख दिया कि F1 जनरेशन में सारे प्लांट क्या हैं, टॉल हैं। अब हमने क्या किया, इन्हीं में से एक प्लांट ले लिया और उसी को एक रूम में रखा और उसी के बीच में क्रॉस कराया, यानी कि सेम प्लांट का सेम प्लांट से क्रॉस कराया, तो उसी को हम बोलते हैं सेल्फ क्रॉस। सेल्फ क्रॉस का मतलब है ऐसा ही तो मेल होगा और ऐसी ही फीमेल होगी, यानी कि सेम होगा दोनों का जीनोटाइप। तो आप इससे गेमेट बनाओगे तो एक जैसे गेमेट बनेंगे क्योंकि प्लांट एक है, तो इधर जैसे गेमेट आएंगे कैपिटल टी और स्मॉल टी, इस साइड पे क्या होगा, कैपिटल टी और स्मॉल टी उसके अंदर आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से क्या रहता है कि ये था आपका मोनोहाइब्रिड क्रॉस। आपको बस इतना याद रखना है कि मोनोहाइब्रिड जो क्रॉस है उस केस में आपका फिनोटिपिक रेशियो कितना है, 3:1 है, और जीनोटिपिक रेशियो कितना है, 1:2:1 है। अब आप आगे चलिए, ठीक है। तो अब हम चलते हैं डाइहाइब्रिड क्रॉस के ऊपर। तो डाइहाइब्रिड क्रॉस का मतलब है
मोनो हाइब्रिड क्रॉस में एट ए टाइम कितने कैरेक्टर स्टडी किए थे? सिंगल कैरेक्टर। और वो कैरेक्टर कौन सा था? हाइट का कैरेक्टर था। उसकी कितनी फॉर्म थी? 2 फॉर्म थी। एक फॉर्म तो थी आपकी टॉल और दूसरी फॉर्म थी ड्वार्फ या फिर शॉर्ट। तो अब यहाँ पे क्या है, हम 2 कैरेक्टर एक साथ स्टडी करेंगे। तो 2 कैरेक्टर एक साथ स्टडी करेंगे, तो इसलिए मतलब 2 कैरेक्टर एट ए टाइम अगर आप स्टडी कर रहे हो तो दैट इज द डाई हाइब्रिड क्रॉस, यानी कि आपका फोकस जो है वो क्या है, 2 जीन्स के कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर है। तो आपने मान लो यहाँ पे क्या ले लिया, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या किया, यहाँ पे ये ले लिया, ये जो आपको जैसे वाई वाई और आर आर दिख रहा है आपको, ये सीड है एक्चुअली, है ना। जैसे मान लो वाई का मतलब है कि कैपिटल वाई जो है वो येलो है ना। ये आपको याद रखना है कि कैपिटल वाई जो है वो येलो करेगा, जो डोमिनेंट कैरेक्टर है। डोमिनेंट कैरेक्टर्स को जनरली कैपिटल्स में लिखते हैं। तो जो ये इस साइड के कैरेक्टर डोमिनेंट हैं, इस साइड के जो कैरेक्टर्स हैं ये क्या हैं, आपके रेसेसिव ट्रेट्स हैं। तो आप देखो कि येलो, ये प्लांट कैसा होगा, येलो होगा, और कैपिटल आर का मतलब होता है राउंड। ये प्लांट को कैसा बनाएगा, ये जो सीड होता है इसको कैसा बनाएगा, राउंड बनाएगा। तो यहाँ पे देखो ये सीड्स हैं, है ना। तो येलो और राउंड सीड जो बनेंगे तो वो वाई वाई आर आर है, यानी कि प्योर है बिल्कुल। और ये प्योर का मतलब है कि जब पेयर्स में देखो कैपिटल वाई आर, कैपिटल आर और कैपिटल आर, यहाँ पे देखो स्मॉल वाई और स्मॉल आर, तो इसका मतलब है कि पेयर के दोनों एलील जो है वो सेम है। क्योंकि देखो पेयर के दोनों एलील कौन से हैं, वाई, कैपिटल वाई और स्मॉल कैपिटल वाई, तो इसका मतलब है दोनों के दोनों कैपिटल्स हैं। तो ये क्या है, आपका प्योर गैमेट है, प्योर आपके पेरेंट्स हैं। तो प्योर पेरेंट्स के बीच में क्रॉस कराएंगे, ये पेरेंटल जनरेशन होती है, इसलिए इसको पी जनरेशन बोलते हैं। अब क्या होगा, F1 इनके क्रॉस कराओ तो इनके गैमेट बनाने हैं, तो गैमेट इधर बनाते हैं। मान यहाँ पे आपने क्या लिख दिया, यहाँ पे लिख दो कैपिटल वाई आर आर, इसका क्रॉस कराया हमने स्मॉल वाई और स्मॉल आर आर, इससे क्रॉस करवाना है इसका। तो इससे गैमेट बनाओ, तो गैमेट बनाना है तो बहुत इजी है, एक वाई ले लो यहाँ से और एक आर ले लो, ये लो। अब आप चाहे कितने भी वाई आर ले लो, इससे जो गैमेट बनेंगे वो सारे के सारे कैपिटल वाई और स्मॉल आर होंगे। दूसरा वाई इसमें कभी भी नहीं आएगा, एक कैरेक्टर एक बार ही आएगा, क्योंकि ये दोनों जो होते हैं एक सेपरेट हो जाते हैं, जो हमने लॉ ऑफ सेग्रीगेशन पढ़ा था उसके अकॉर्डिंग। तो कैपिटल वाई जो होगा आपका, ये एक में आएगा और दूसरे में क्या आएगा, आपका कैपिटल आर आएगा। यहाँ से जो गैमेट बनेंगे ये बनेंगे स्मॉल वाई और स्मॉल आर, तो इसी तरह के गैमेट बनेंगे। जब आप इनका क्रॉस कराओगे आपस में ऐसे, तो क्रॉस करवा दो, तो ये बनेगा आपका कैपिटल वाई और यहाँ पे स्मॉल वाई, सेम एलिल्स को साथ साथ लिखते हैं, और उसके बाद में कैपिटल आर और स्मॉल आर, ये गैमेट बन गया। यहाँ पे 2 कैरेक्टर क्यों हैं, क्योंकि ये कौन सा क्रॉस है, डाई हाइब्रिड क्रॉस है आपका। जैसे ये स्मॉल आर जो होता है, जैसे कैपिटल आर येलो बनाएगा, स्मॉल आर राउंड बनाएगा, वैसे जो वाई है स्मॉल वाई वो आपको कैसा बनाएगा, ठीक है, स्मॉल वाई जो है वो आपको कैसा बनाएगा, ग्रीन बनाएगा। और उसके बाद में जो आर जो है आपको वो कैसा बनाएगा, रिंकल्ड बनाएगा। रिंकल्ड का मतलब ऐसे मुरझाया हुआ सीड, जैसे कि आप देख रहे हो कि ये सीड जो है रिंकल्ड है ये वाले, और ये स्मूथ है ना, ये एकदम राउंड है। ये वाले सीड जो है राउंड है, और ये सीड जो है कैसे हैं, रिंकल्ड है। ये ग्रीन है, येलो है ना, ग्रीन है, येलो है, ग्रीन है, येलो है, इस तरीके से ऐसे। तो अब F1 जनरेशन जो होगी आपकी, जैसे मान लो कि ये जनरेशन जो है आपकी F1 जनरेशन है, ठीक है ना, ये जनरेशन जो है ये F1 जनरेशन है, F1 जनरेशन ये वाले, क्योंकि ये पेरेंट्स जो थे प्योर थे, इनके बीच में जो फर्स्ट टाइम क्रॉस हुआ तो वो F1 जनरेशन है। F1 जनरेशन में सारे के सारे सीड कैसे होंगे, देखो एक इसके अंदर एलील है Y और एक है आपका स्मॉल y, एक इसके अंदर है कैपिटल R, एक इसके अंदर है स्मॉल r। तो ड्यू टू द लॉ ऑफ डोमिनेंस, ये जो कैपिटल Y और स्मॉल y में से किसका कैरेक्टर एक्सप्रेस होगा, कैपिटल Y का। और कैपिटल Y कैसा बनाती है सीड को, येलो बनाती है। तो ये सीड जो हो जाएगा ये इन दोनों y की वजह से तो येलो हो जाएगा, येलो। अब क्या होगा, यहाँ ये जो है राउंड होगा या रिंकल्ड होगा, तो राउंड और रिंकल में डोमिनेंट एलील जो है वो कौन सी है, राउंड की है। तो उस केस में ये सीड जो होगा ये कैसा होगा, आपका राउंड होगा। अगर इस पेयर में दोनों एलील ऐसे होती है ना, आर आर होती यहाँ पे, तो उस केस में ये रिंकल्ड बन जाता, इस तरीके का रिंकल्ड बन जाता, ठीक है। तो ये समझ में आ गया। उसके बाद में हम क्या कर रहे हैं, F1 जनरेशन के अंदर क्या कराते हैं, हमेशा सेल्फिंग कराते हैं। सेल्फिंग का मतलब क्या है, ऐसा ही तो मेल होगा और ऐसी ही फीमेल होगी, तो उस केस में क्या करेंगे, इनकी गैमेट्स बनाने हैं, कैपिटल Y स्मॉल y, कैपिटल R स्मॉल r, इसका गैमेट बनाना है। तो आप देखिए गैमेट कैसे बनाते हैं,
इधर ये देखिए हमें गैमेट बनाने हैं इसके, तो एक ही प्लांट होगा, रूम में एक ही प्लांट होगा, ये y, स्मॉल y, कैपिटल R और स्मॉल r। अब जब गैमेट बनाने होते हैं तो फोर्क लाइन मेथड यूज करते हैं। फोर्क लाइन मेथड में क्या करना है, इस पेयर को एक के ऊपर एक लिख लो, ऐसे अप एंड डाउन। जैसे कैपिटल Y आपने ऊपर लिख लिया तो स्मॉल y नीचे लिख लो। उसके बाद में इन दोनों को इसके साथ लिख दो, एक बार इसके साथ और एक बार इसके साथ। दोबारा देख लो, इन दोनों को आपको क्या करना है, जैसे ये 1 है और ये 2 है, तो जैसे सेम है, जैसे y लेटर्स हैं, तो y लेटर्स को आपको एक साथ नहीं लिखना है, आपको सेपरेट लिखना है। यहाँ पे एक y लिखो, एक दूसरा यहाँ पे लिखो। अगर कैपिटल Y होते दोनों, तो दोनों को ऐसे ही लिखते, एक को ऊपर एक को नीचे। और फिर जो आगे वाले होते हैं वो एक बार इसके साथ भी लो और एक बार इसके साथ भी लो। तो इस तरीके से अब देखो, एक कैपिटल, एक ये दोनों कैपिटल हैं, तो ये बन गया आपका YR। ये कैपिटल है और ये स्मॉल है, तो ये बन जाएगा ऐसे। यहाँ पे स्मॉल है, ये कैपिटल है, तो ये एक गैमेट आपका ये बन गया। और दूसरा है Y कैपिटल और ये भी कैपिटल, तो एक गैमेट आपका ये बन गया। तो कितनी टाइप्स ऑफ गैमेट्स बन गए आपके, 4 टाइप्स ऑफ गैमेट्स यहाँ पे बन गए। ये 4 टाइप्स यहाँ पे लिख दिए आपने, है ना, ये 4 टाइप्स आपने यहाँ पे लिख दिए, ये लिख दिए, ये लिख दिए। इनको आप मैच कर सकते हो, कैपिटल Y कैपिटल R ये रहा, कैपिटल Y स्मॉल, है ना, यहाँ ये रहा। उसके बाद में स्मॉल y कैपिटल R ये रहा, उसके बाद में स्मॉल y और स्मॉल r ये रहा। तो इस तरीके से क्या है कि और हम करा रहे हैं सेल्फिंग, यानी कि सेल्फ क्रॉस करा रहे हैं। इसमें यहाँ पे क्या हो रहा है, सेल्फ क्रॉस। तो आप क्या लिखेंगे, ऐसा ही तो मेल होगा, सेल्फ क्रॉस यहाँ पे, ठीक है। अब उस केस में क्या होगा, सेल्फ क्रॉस कराएंगे तो जो मेल के गैमेट होंगे वही फीमेल के होंगे, क्योंकि एक ही प्लांट है इसीलिए, तो सेम गैमेट होंगे इसमें। तो जो इस साइड लिखे हैं वही आप इस साइड लिख दीजिए और इन दोनों को क्रॉस करा दीजिए। जैसे कि Y और सेम लेटर को एक साथ लिखना है, तो कैपिटल Y ये लिख दिया, उसके बाद में कैपिटल R आपने ये लिख दिया, ठीक है। इस तरीके से करते करते आपने इस तरह के 16 कॉम्बिनेशन जो है वो आपने बना लिए इस केस में। अब आपको बस ये काउंट करना है कि कौन सा सीड तो येलो होगा और राउंड, मतलब 3-4 तरह के कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो आपको मैं बता देता हूँ। 4 तरह के आपको फिनोटाइप्स मिलेंगे, यानी कि बाहरी कैरेक्टर मिलेंगे। एक तो मिलेंगे जो सीड येलो भी होंगे और जो सीड राउंड भी होंगे इसकी तरह। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स आपको क्या मिलेगा कि वो सीड्स जो होंगे वो आपके, जैसे मान लो यहाँ पे आप, ठीक है ना, दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स मिलेगा कि सीड जो होंगे वो कैसे होंगे, ग्रीन होंगे और साथ में राउंड भी होंगे। तीसरा कैरेक्टरिस्टिक्स क्या मिलेगा, सीड्स आपके येलो भी होंगे और रिंकल्ड होंगे। रिंकल्ड का मतलब है राउंड ना होके इस तरह के होंगे। और उसके बाद में आपका ग्रीन होंगे और क्या होंगे, रिंकल्ड होंगे, ठीक है। तो आपको इनमें से देख देख के काउंट करना है। तो आप काउंट करेंगे तो आपको मिलेगा कि 9 जो है वो येलो राउंड है, 3 जो है वो आपके ग्रीन और राउंड है। तो ये आपको 9 मिलेंगे इस टेबल से, यहाँ से आपको 3 मिलेंगे, ये मिलेंगे 3 और ये मिलेगा 1, ठीक है ना। जैसे कि मान लो फॉर एन एग्जांपल आप ये लेके देखो, ये वाला जो है ये कैसा होगा, तो स्मॉल y ये दोनों में, तो दोनों में स्मॉल y है, यानी कि दोनों में रेसेसिव कैरेक्टर है, तो इसलिए एक्सप्रेस हो जाएगा। और स्मॉल y जो होती है वो आपके सीड को कैसे बना देती है, ग्रीन बना देती है, तो इसीलिए ग्रीन हो गया। और कैपिटल R है, यानी कि दोनों ही आपके डोमिनेंट कैरेक्टर की एलील हैं, और इसीलिए क्या हो जाएगा, राउंड हो जाएगा। वहीं इसके केस में देखो, तो देखो एक कैपिटल R है और एक स्मॉल y है, तो एक कैपिटल Y है और एक स्मॉल y है, तो उस केस में किसकी चलेगी, कैपिटल Y की चलेगी, क्योंकि ये डोमिनेंट एलील है और ये बना देती है सीड को येलो, तो ये येलो बन गया। और स्मॉल r है, ये रेसेसिव कैरेक्टर है बट होमोजाइगस कंडीशन में है, तो ये अपने आप को एक्सप्रेस कर देगा और इस सीड को कैसा बना देगा, रिंकल्ड बना देगा। तो ये कैसा बन गया, येलो एंड रिंकल्ड, इस तरीके से। तो ऐसे करते करते आपको इतने कैरेक्टरिस्टिक्स दिखेंगे, आप इनमें से देख सकते हो और आपको बस काउंट करना है, और जो काउंट होगा उसी का वो रेशियो होगा। तो F2 जनरेशन में जो आपका रेशियो आता है, फिनोटिपिक रेशियो, तो वो कैसा आता है, फिनोटिपिक मतलब बाहर से आप देख सकते हो कि सीड येलो है या ग्रीन है या रिंकल्ड है या स्मूथ है, आपको ये दिख जाएगा। अब आप देखो कि इसका जो रेशियो होता है F2 जनरेशन का, वो कैसा होता है, 9:3:3:1। तो ये F2 जनरेशन का रेशियो है जो आपको याद रखना है। एक चीज यहाँ पे ध्यान देने वाली है, वो ये है कि
कि अगर आप मोनोहाइब्रिड क्रॉस को, यानी कि आप क्या कर रहे हैं, मोनोहाइब्रिड क्रॉस को, उसका रेशियो था 3:1, उस क्रॉस को अगर आप मल्टीप्लाई कर दें यहाँ पे, क्योंकि हम डाई हाइब्रिड ले रहे हैं, ये एक बार मोनोहाइब्रिड का रेशियो है, ये मोनोहाइब्रिड का रेशियो है, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दोगे तो यही रेशियो आ जाएगा, यानी कि 9:3:1, तो ये रेशियो आ जाता है। तो मोनो आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, मोनोहाइब्रिड का याद रखो 3:1, उसी को मल्टीप्लाई कर दो उस तरीके से, तो आपका 9:3:1 आपका आ जाएगा। तो ये था आपका इनहेरिटेंस ऑफ द टू जीन्स, यानी कि डाई हाइब्रिड क्रॉस। हमने दो कैरेक्टर एक साथ स्टडी किए हैं, दो डिफरेंट जीन्स का इनहेरिटेंस जो है हमने एक साथ स्टडी किया है। एक जीन तो कौन सा था, जो सीड का कलर बना रहा था, और दूसरा जीन जो था वो सीड की शेप बना रहा था, यानी कि राउंड सीड होगा या फिर रिंकल्ड सीड होगा। एक जो बना रहा था वो राउंड होगा, ये येलो होगा या फिर आपका ग्रीन होगा। तो इस तरीके से क्या है, पूरा का पूरा इन्होंने बनाया। अब क्या होता है कि जो नॉर्मल जेनेटिक्स होती है उसके अंदर कई बार क्या होता है कि जो मेंडल के अकॉर्डिंग रूल्स हैं उनके अकॉर्डिंग रिजल्ट्स जो है आपके नहीं आ पाते, तो उनके बारे में हम पढ़ रहे हैं कि पहला जो एग्जांपल आता है वो आपका आता है इनकम्प्लीट डोमिनेंस, और ये आपको किस में देखने को मिलती है, स्नैपड्रैगन में। स्नैपड्रैगन और डॉग फ्लावर्स, और एक और प्लांट है मिराबिलिस जिलापा, मिराबिलिस जिलापा के अंदर भी आपको इनकम्प्लीट डोमिनेंस देखने को मिलती है। तो स्नैपड्रैगन और मिराबिलिस जिलापा दोनों किसके एग्जांपल है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस के एग्जांपल है। अब यहाँ पे क्या किया गया था, देखो एक ये जीन लिए गए थे RR, एक प्लांट जो था उसका जो फ्लावर था वो कैसा था, RR, यानी कि रेड फ्लावर्स था इस प्लांट का। और दूसरा जो आपने लिया, यानी कि वो लिया आपने स्मॉल r, यानी कि इसका जो कलर था फ्लावर का वो कैसा था, व्हाइट था। यहाँ क्या होना चाहिए, देखो हम हमेशा कैपिटल, जब इनका क्रॉस कराओगे तो इनकी गैमेट बनाओ, तो इसकी गैमेट बनाएंगे तो एक गैमेट R बन गई, दूसरा R बन गया, यहाँ से बनाएंगे तो ये बन जाएगा। आप इसका क्रॉस कराओगे तो इसका क्रॉस इससे करा लो, इसका क्रॉस इससे करा लो, इसका क्रॉस इससे करा लो, और इसका क्रॉस जो है वो इससे करा लो। तो सारे के सारे केसेस में ही क्या बनेगा आपके, कैपिटल R स्मॉल r, कैपिटल R स्मॉल r, कैपिटल R स्मॉल r और कैपिटल R स्मॉल r। तो उस केस में क्या होगा, कैपिटल R स्मॉल r सारे के सारे एक जैसे ही बने। तो यहाँ पे देखो ये RR था, ये RR था यहाँ पे, और दूसरा यहाँ पे क्या था, RR। इन दोनों के बीच में क्रॉस हुआ तो गैमेट्स बन गए। तो ये वाला जो गैमेट देगा आपको R देगा, इसके दोनों गैमेट एक जैसे हैं, तो यहीं पे उन्होंने एक ले लिया, दूसरा ले लिया, इसके भी दोनों एक जैसे हैं, तो इनमें से कोई सा ही ले लो, तो आपने R ले लिया। अब इन दोनों के बीच में क्रॉस कराया तो प्लांट कैसा होना चाहिए था, जो कैरेक्टर एक्सप्रेस होना चाहिए था वो रेड होना चाहिए था, ड्यू टू द लॉ ऑफ डोमिनेंस। बट उस केस में ना तो ये रेड हुआ और ना ये व्हाइट हुआ, ये कैसा हो गया, इन दोनों का मिक्सर हो गया, यानी कि ना तो डोमिनेंट एलील की चलेगी और ना ही रिसेसिव एलील की चलेगी, कि मतलब ना तो इसकी चलेगी और ना ही इसकी चलेगी। तो जो तीसरा ही कोई कैरेक्टर बन गया और वो कैसा बन गया, आपका पिंक कैरेक्टर बन गया। अब क्या है कि आपके फ्लावर्स जो मदर प्लांट्स थे वो कैसे थे, आपके प्योर थे, देखो दोनों के दोनों इधर से भी प्योर थे। अब आगे क्या होगा, अब क्या होगा नेक्स्ट, इसमें क्या होगा, दोनों के दोनों प्योर थे, और प्योर होने की वजह से आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो F1 जनरेशन के अंदर बना था वो कैसा बना, आपका पिंक फ्लावर बन गया। अब आप इस पिंक फ्लावर का आपस में क्रॉस करवा दीजिए, तो इसका क्रॉस हम कराते हैं F2 जनरेशन में, यानी कि ऐसा ही तो मेल होगा और ऐसी ही फीमेल होगी। तो यहाँ पे क्रॉस करा देते हैं, ये लीजिए हमारे पास में F1 जनरेशन का ये प्लांट आ गया, और इसका जीनोटाइप है ये वाला, कैपिटल R, ये कैपिटल R, ये भी कैसा है, पिंक है, और ये भी कैसा है, पिंक है, ड्यू टू इनकम्प्लीट डोमिनेंस, इसकी वजह से पिंक है। यानी कि ना तो इस कैपिटल एलील की चली और ना ही स्मॉल एलील की चली, दोनों में से किसका कैरेक्टर एक्सप्रेस होगा, तो किसी का भी नहीं हुआ, तीसरा ही कोई कैरेक्टर एक्सप्रेस हुआ, यानी कि ना तो ये फ्लावर रेड हुआ और ना ही व्हाइट हुआ, ये तो पिंक बन गया। तो अब इसका जब आप क्रॉस कराएंगे तो इससे गैमेट बनाओ तो दो तरह के गैमेट बनेंगे, एक कैपिटल R और एक स्मॉल r। उसके बाद में यहाँ पे क्या बनेगा, कैपिटल R और स्मॉल r। अब इनके बीच में क्रॉस करा दीजिए तो RR बन जाएगा, इसको इससे कराओगे तो ये बन जाएगा, यहाँ पे कैपिटल R स्मॉल r, यहाँ पे दोनों के दोनों स्मॉल होंगे, यहाँ पे दोनों स्मॉल होंगे ऐसे। अब आप बताइए कि ये वाला जो होगा वो कैसा होगा, तो यहाँ पे देखिए आप कैपिटल R कैसा था, रेड था, तो यहाँ पे लिख लीजिए ऐसे, रेड फ्लावर कितना बन रहा है, 1 बन रहा है। ये दोनों कैसे होंगे, ये दोनों सेम है, तो कैपिटल R स्मॉल r कैसे बन रहे हैं, कैपिटल R स्मॉल r आपके
पिंक बन रहे हैं, तो पिंक बन गए, ये कितने बने, 2 बन गए। उसके बाद में आपने इसको ले लिया, स्मॉल आर कैसे थे, कलर में वाइट थे, तो वाइट फ्लावर कितने बनेंगे इससे, है ना, ये 1 बने हैं। तो हमने पढ़ लिया कि F2 जनरेशन के अंदर आपको रेशियो कैसा मिलता है इनकम्प्लीट डोमिनेंस के केस में, 1:2:1, है ना, ये फिनोटिपिक रेशियो है, फिनोटिपिक रेशियो है F2 जनरेशन के अंदर, ठीक है। तो ये था आपका इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इनकम्प्लीट डोमिनेंस के केस में आपने देख लिया 1:2:1 होगा, यानी कि ये F2 जनरेशन का रेशियो है। F1 के अंदर तो सारे के सारे ही पिंक होंगे। अब आप नेक्स्ट आगे चलिए तो आप देखेंगे कि को डोमिनेंस है। इनकम्प्लीट डोमिनेंस का मतलब होता है कि ना इसकी चलेगी और ना इसकी चलेगी, इसमें तीसरे की चलेगी, कोई तीसरा कैरेक्टर एक्सप्रेस होगा। बल्कि अब को डोमिनेंस जो है उसमें क्या होगा, इसकी भी चलेगी और उसकी भी चलेगी, दोनों की चलेगी। ये अल्टीमेटली देखो यहाँ पे आप व्हाइट काउ और रेड बुल उनके बीच में आपने क्या किया, क्रॉस करवाया, ठीक है। तो इसका कलर कैसा है, व्हाइट है, यानी कि इसका कैरेक्टर जो एक्सप्रेस होगा वो इसकी वजह से, अगर बच्चों में कोई कलर जाएगा तो कैसा जाएगा, व्हाइट कलर जाएगा। यहाँ पे कैसा कलर जाएगा, रेड कलर जाएगा। तो को डोमिनेंस का मतलब है कि बच्चे अगर व्हाइट भी हुए और रेड भी हुए, दोनों ही हुए। जैसे कि ये गाय, यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है, यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये व्हाइट भी है ना, ये भी यहाँ से व्हाइट भी है, यहाँ से रेड भी है, तो यानी कि इसकी भी चल गई और इसकी भी चल गई। इनकम्प्लीट डोमिनेंस में तो ना इसकी चली थी ना उसकी चली थी, तो दोनों की नहीं चली, तीसरा ही कैरेक्टर आया था, दैट वाज द पिंक कलर। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि अगर ये भी इनकम्प्लीट डोमिनेंस होता तो ना तो ये इनका जो बच्चा है वो क्या होता, ना तो ये रेड होता और ना ये व्हाइट होता, ये कोई तीसरा ही कैरेक्टर होता, ये भी पिंक कलर का होता। लेकिन यहाँ पे क्या शो कर रहा है, को डोमिनेंस शो कर रहे हैं। इसी वजह से क्या होता है, आधा कलर इसका आ गया, यानी कि व्हाइट कलर आ गया और उसके ऊपर रेड कलर भी आ गया जगह जगह से, तो व्हाइट भी एक्सप्रेस हो गया और रेड भी एक्सप्रेस हो गया। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं कोडोमिनेंस। कोडोमिनेंस के केस में भी क्या होगा, आपने मान लो क्रॉस कराया, तो देखो इसके केस में भी आप क्रॉस करवा के देख लीजिए। जैसे कि मान लो आपने क्या किया, RW और RW, यानी कि व्हाइट, W क्या है, व्हाइट है, और इनके बीच में, और आपने क्या किया, R और इसका क्रॉस कराया इनका, यानी कि मेजरली जो जीन्स थे आपके वो कैसे थे, WW यानी कि व्हाइट, और यहाँ पे था R और R, ये देखो ऐसे, इनके बीच में आपने क्रॉस कराया, तो इससे गैमेट बनेंगे, तो W और W यही बनेंगे। उसके बाद में यहाँ से R बनेगा, R बनेगा, और यहाँ से क्या हो गया, W और R, W एंड R, W एंड R, W एंड R। तो ये क्या होगा, सारे के सारे इनको आप क्रॉस करवा दीजिए, तो आपको क्या मिलेगा, F1 जनरेशन में तो सारे के सारे देखो R और W यानी कि मिक्स मिलेंगे आपको, ठीक है ना। कोडोमिनेंस का मतलब क्या मिलेंगे आपको, मिक्स मिलेंगे। अगर आप इसका क्रॉस फर्दर करवाते हो, जैसे इसका क्रॉस फर्दर करवाओ, तो ये वैसी स्टोरी होगी जैसे लास्ट टाइम हुई थी, है ना। इसका क्रॉस करवा दो इससे, तो इस केस में क्या होगा, आपको तीनों कैरेक्टर मिल जाएंगे, क्योंकि WW, यहाँ पे W और R, यहाँ पे W एंड R, और यहाँ पे R एंड R। तो R जो होगा ये कैसा होगा आपका, रेड कलर का होगा, आपने लिख दिया कि रेड, तो रेड हो गया आपका 1। ये दोनों जो होंगे आपके मिक्स होंगे, तो ये रॉन कलर होगा, तो रॉन कितना हो गया आपका, 2 मिलेंगे आपको। और ये कैरेक्टर जो होगा वो व्हाइट होगा, तो व्हाइट कितने होंगे आपके, 1 होंगे। तो इस तरीके से क्या है, व्हाइट, रॉन और रेड जो है 1:2:1 में आएंगे। इसको भी हम क्या बोलते हैं, कोडोमिनेंस। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस और कोडोमिनेंस के केस में जो F2 जनरेशन का रेशियो आता है वो सेम आता है, 1:2:1। बट कोडोमिनेंस के केस में क्या होता है, जो मिक्सचर होता है उसके अंदर इसके कैरेक्टर भी आते हैं और यहाँ से इसके कैरेक्टर भी आते हैं। बट आपने पीछे देखा था कि ये था इनकम्प्लीट डोमिनेंस, तो ना तो इसका कैरेक्टर आया और ना इसका कैरेक्टर आया, ये पिंक कैरेक्टर कोई तीसरा ही कैरेक्टर आया। तो इसीलिए कोडोमिनेंस और इनकम्प्लीट डोमिनेंस एक दूसरे से क्या करती है, डिफर करती है। अब आपके एक टर्म आती है टेस्ट क्रॉस एंड बैक क्रॉस। तो टेस्ट क्रॉस और बैक क्रॉस के बारे में देखते हैं कि एक्चुअली में होता क्या है। तो आपको ये याद रखना है कि जैसे कैपिटल T और स्मॉल t, है ना, और जैसे इनके पेरेंट्स जो थे वो ये थे, कैपिटल T का क्रॉस आपने करवाया स्मॉल t और स्मॉल t से, तो ये जो है वो रेसेसिव होमोजाइगस पेरेंट है। ये कैसा है, रेसेसिव होमोजाइगस पेरेंट। होमोजाइगस दोनों ही हैं क्योंकि पेयर के अंदर एलील जो है दोनों की एक है, ये कैपिटल T है तो ये भी T है, तो ये होमोजाइगस है। लेकिन इनमें से ये डोमिनेंट होमोजाइगस है,
ये वाला, क्योंकि इसकी एलील जो है वो डोमिनेंट है, और ये है आपका रेसेसिव होमोजाइगस। तो आपको टेस्ट क्रॉस में क्या करवाना पड़ता है, कोई भी आपको जैसे मान लो कि जैसे टेस्ट क्रॉस कराने का मतलब है, जैसे मान लो इसका टेस्ट क्रॉस कराना है कैपिटल टी स्मॉल टी का, इसका टेस्ट क्रॉस कराना है कैपिटल टी और कैपिटल टी का, इसका टेस्ट क्रॉस कराना है। तो टेस्ट क्रॉस का मतलब है कि इनका क्रॉस आपको किससे करवाना है, रेसेसिव होमोजाइगस पेरेंट से करवाना है। तो ये रेसेसिव होमोजाइगस पेरेंट्स है और ये बन गया आपका स्मॉल टी स्मॉल टी। अब आप इनका टेस्ट जो है इससे करवा दीजिए। तो एक एक करके इनका टेस्ट करवाते हैं। चलिए, तो सबसे पहले तो कैपिटल टी और स्मॉल टी देख लेते हैं। और सिग्निफिकेंस जो है टेस्ट क्रॉस का वो भी आपका मैं बता देता हूँ आपको। जैसे कि मान लो कैपिटल टी और स्मॉल टी, ये भी कैसा होगा, कैरेक्टर टॉल होगा, और कैपिटल टी और कैपिटल टी ये भी कैसा होगा, टॉल होगा। तो ये दोनों प्लांट आपको आप बाहर से देखेंगे गार्डन में उगा के उनको ऐसे तो सेम हाइट के ग्रो होंगे, जितनी हाइट इसकी इतनी इसकी, लेकिन आपको आइडेंटिफाई करना है कि ये हेटेरोजाइगस है या फिर होमोजाइगस टॉल है। अगर होमोजाइगस टॉल है, क्योंकि हमें पेरेंट्स हमेशा प्योर लेने होते हैं जब भी अपन क्रॉस कराते हैं, तो उस टाइम में जो स्टार्टिंग के पेरेंट्स है वो आपके प्योर होने चाहिए। तो ये भी टॉल दिखेगा, ये भी टॉल दिखेगा, लेकिन इनमें से कैपिटल टी स्मॉल टी कौन सा है और कैपिटल टी कौन सा है, ये आपको पता लगाने के लिए आपको कौन सा क्रॉस करना पड़ता है, टेस्ट क्रॉस करना पड़ता है। तो अभी देखते हैं कि इसको अगर ऐसा है तो क्या रिजल्ट आएगा और ऐसा है तो क्या रिजल्ट आएगा। तो क्रॉस करा के देख लेते हैं। कैपिटल टी का इससे जो गैमेट बनेंगे ये कैपिटल टी और स्मॉल टी बनेंगे, ये बन गए। और इन दोनों का क्रॉस हम किससे करा रहे हैं, रेसेसिव होमोजाइगस पेरेंट से, यानी कि स्मॉल टी और स्मॉल टी से। ठीक है, स्मॉल टी और स्मॉल टी से आप इनका दोनों का क्रॉस करा दीजिए। तो स्मॉल टी आप यहाँ लिख दीजिए, ये लो, और इनका क्रॉस कराएंगे जब वैसे, तो कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर स्मॉल टी और स्मॉल टी और स्मॉल टी और स्मॉल टी। तो ये दो जो हैं आपको कैसे मिल गए, ड्वार्फ प्लांट मिल गए। ये दो ड्वार्फ हैं और ये दोनों कैसे होंगे, टॉल होंगे, दो टॉल होंगे। तो अगर मान लो प्लांट जो है आपका हेटेरोजाइगस टॉल है, तो उस केस में टेस्ट क्रॉस का रिजल्ट क्या होगा आपका, दो टॉल और दो ड्वार्फ। टेस्ट क्रॉस का रिजल्ट क्या होगा, दो टॉल हैं और दो क्या हैं, ड्वार्फ हैं, ऐसे रिजल्ट रहेगा। उसके बाद में अगर इसका क्रॉस कराएं, अगर मान लो कि प्योर होमोजाइगस होता तो इसके जो गैमेट बनते वैसे बनते, इस तरीके से। यहाँ से आपको स्मॉल टी और स्मॉल टी, क्योंकि हमें रेसेसिव होमोजाइगस पेरेंट से क्रॉस कराना है, जो कि ये रहा रेसेसिव होमोजाइगस पेरेंट्स, ऑलवेज रिमेंबर। तो उसके बाद में क्या होगा, ये इसको आप अगर क्रॉस कराएंगे तो कैपिटल टी स्मॉल टी, इसके बाद में वापस से कैपिटल टी, और सारे के सारे प्लांट आपको कौन से फिनोटाइप के मिलेंगे, ऑल टॉल फिनोटाइप के मिलेंगे आपको। तो ऑल अगर टॉल मिल रहे हैं आपको टेस्ट क्रॉस करवाने पे, अगर सभी प्लांट हमें टॉल मिल रहे हैं, तो उस केस का मतलब है कि ये जो है ये क्या हो जाएगा आपका, ऑल टॉल हो जाएंगे। ठीक है ना, ऑल टॉल है, इसका मतलब है कि आपका जो प्लांट है वो कैसा है, प्योर होमोजाइगस प्लांट है, कैपिटल टी। अगर सारे टॉल मिल रहे हैं तो टेस्ट क्रॉस में, और अगर टेस्ट क्रॉस में दो टॉल और दो ड्वार्फ मिल रहे हैं, तो उस केस में क्या होगा, कैपिटल टी और स्मॉल टी। यानी कि ये इस फिनोटाइप और इस फिनोटाइप में आपको जैसे पता लगाना है कि इसका जीनोटाइप कैसा है, इसका कैसा है, तो आप क्या करेंगे कि टेस्ट क्रॉस करा दीजिए और ये रिजल्ट्स आते हैं। अगर दो टॉल और दो ड्वार्फ आते हैं तो उस केस का मतलब है कि आपका जो आपने जो प्लांट लिया है टॉल प्लांट, वो हेटेरोजाइगस है, यानी कि दोनों एलील्स उसकी डिफरेंट है, इसीलिए दो टॉल और दो शॉर्ट आ रहे हैं। और अगर मान लो कि सारे के सारे टॉल आए, जैसे कि इस केस में आप देख रहे हैं ऑल टॉल हैं, तो आपका कैसा हो जाता है आपका कैपिटल टी रहता है। अब दूसरा आता है आपका बैक क्रॉस। तो इसमें आपने लिख भी रखा है आपको ऐसे कि कैसा होगा। अगर देखो फिनोटाइप आपका ऑफस्प्रिंग का शो है, वो खाली डोमिनेंट कैरेक्टर ही शो कर रहा है, जैसे कि यहाँ पे ऑल टॉल है, ये डोमिनेंट कैरेक्टर है, तो जो पेरेंट्स है वो क्या हो जाएगा आपका, होमोजाइगस हो जाएगा, होमोजाइगस फॉर द डोमिनेंट ट्रेट। और अगर ये वाली कंडीशन यहाँ पे लिख रखी है, ये रही, अगर ऑफस्प्रिंग जो है वो आपकी बहुत फिनोटाइप्स प्रोड्यूस कर रही है, तो इसका मतलब प्लांट कैसा हो जाएगा, हेटेरोजाइगस हो जाएगा। तो इजीली यू कैन डिफरेंशिएट कि कौन सा आपका होमोजाइगस और कौन सा हेटेरोजाइगस टॉल है। तो इस केस में ऐसा होता है, और इसका करवाने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे कोई प्लांट स्मॉल टी है, तो इसका तो आप टेस्ट क्रॉस क्यों कराएंगे, क्योंकि तो वैसे ही टॉल शॉर्ट रहेगा। तो जनरली टेस्ट क्रॉस उसका कराया जाता है कि आपको आइडेंटिफिकेशन में पता लगाना है कि पेरेंट्स प्योर हैं या नहीं है। तो प्योरिटी ऑफ गैमेट्स जो है, प्योरिटी ऑफ पेरेंट्स जो है, ये आपको बताता है। ठीक है ना। और इसका क्रॉस किससे कराएंगे हम, ऐसे
रेसेसिव होमोजाइगस से इसका क्रॉस करवाएंगे। ये आपको याद रखना है, रेसेसिव पेरेंट से ही क्रॉस कराना है, जो कि ये रहा स्मॉल टी, यहाँ पे कैपिटल टी से कभी भी क्रॉस नहीं करवाना, कुछ पता नहीं चल सकता उसे। उसके बाद में आता है आपका कि लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन क्या होता है। तो लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन के अंदर एक बस छोटी सी एक डेफिनेशन है, मैं आपको बता देता हूँ। लिंकेज जो होता है, दिस इज द टेंडेंसी, ये क्या होती है, टेंडेंसी होती है ऑफ किसकी, टू क्लोजली एसोसिएटेड जीन्स, क्लोजली associated genes to inherit together, यानी कि नेक्स्ट जनरेशन में ये साथ साथ जाएंगे। ये होता है आपका लिंकेज। सपोज दैट ये एक क्रोमोसोम है और उस पे जो है ये वाला ए जीन है और ये जीन जो है वो बी है, ठीक है, और यहाँ पे आपका आता है तीसरा जीन, और मान लो कि ये जीन जो है ये सी है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे ये देखना है कि किस तरीके से नेक्स्ट जनरेशन में जैसे जाएंगे, तो उस केस में ज्यादा ये चांस किस किस का है कि जैसे जो साथ साथ में जाएं, ठीक है ना। जो जी ऐसे जीन कौन कौन से हैं जो कि नेक्स्ट जनरेशन में आपको साथ साथ मिल सकते हैं, तो साथ साथ वही मिलेंगे जो कि क्रोमोसोम्स पे क्लोजली सिचुएटेड रहेंगे। जैसे कि ए और बी जो है, ए और बी ये क्या करेंगे, मोर लाइकली टू शो लिंकेज, मोर लाइकली टू शो लिंकेज, क्योंकि इनके बीच का डिस्टेंस जो है, जीन के बीच का डिस्टेंस वो कम है एज कंपेयर टू ए एंड सी एंड बी एंड सी, ये है। और उसके अलावा जो ए एंड बी जो है वो क्या करेंगे, सी के साथ क्या होंगे, क्रॉसिंग ओवर में सेपरेट होने के चांसेस ज्यादा रहेंगे इसकी। क्रॉसिंग ओवर रिकॉम्बिनेशन में बताऊंगा अभी, तो अभी आप लिंकेज पे फोकस कीजिए कि ये क्या होता है, टू क्लोजली एसोसिएटेड जीन्स की नेक्स्ट जनरेशन में आपको जाने की टेंडेंसी जो है वो है कि साथ साथ जाएंगे या नहीं जाएंगे। जैसे कि मान लो आप ये है और ये जीन यहाँ पे है, दूसरा जीन इस जगह पे है और तीसरा जीन यहाँ पे है, फोर्थ जीन यहाँ पे है, तो आप अगर मान लो इसके छोटे छोटे पीसेस करो ऐसे, तो ज्यादा सेपरेट होने के चांस किसके हैं, इसके ज्यादा सेपरेट होने के चांस इस जीन के और इस जीन के, क्योंकि दूर दूर सिचुएटेड है। और जो ज्यादा पास आने के, जैसे ये वाला पीस किया आपने, इसके बाद चाहे कितने पीस कर लो, यहाँ के बाद में आप कितने पीस कर लो, इसमें से ये दोनों हमेशा साथ में रहेंगे। तो ये क्या है, एक टेंडेंसी है कि टू क्लोजली एसोसिएटेड जीन है और नेक्स्ट जनरेशन में साथ साथ कैसे जाएंगे, वही आपको क्या बताता है, लिंकेज के बारे में बताता है। तो ए और बी जो पास पास सिचुएटेड जीन्स हैं वो हमेशा क्या शो करेंगे, लिंकेज शो करेंगे, और जो दूर दूर सिचुएटेड जीन्स हैं वो क्या करेंगे, आपका क्रॉसिंग ओवर या रिकॉम्बिनेशन शो करेंगे। ये दोनों टर्म्स जो होती हैं एक दूसरे के अपोजिट होती हैं, है ना, एक दूसरे के क्या होती हैं, अपोजिट। और इसमें लिंकेज का मतलब है कि जैसे पेरेंट्स वैसे ही उनका बच्चा, और क्रॉसिंग ओवर रिकॉम्बिनेशन का मतलब है कि नया कॉम्बिनेशन बनेगा, इधर से कुछ जीन इधर से कुछ जीन और उसका मिक्सचर बना दिया आपने, तो वो होता है रिकॉम्बिनेशन आपका। तो लिंकेज आपको क्लियर है, ये क्या है, टेंडेंसी है टू क्लोजली एसोसिएटेड जीन्स to inherit together in the next generation, in the next generation। ये रहता है आपका किसका, लिंकेज का। अब हम देख लेते हैं कि क्रॉसिंग ओवर क्या है। तो लिंकेज का मतलब है ये, मोर द डिस्टेंस, आप लिंकेज का फॉर्मूला लिखोगे ऐसे, जैसे लिंकेज है, जीन्स के बीच में डिस्टेंस ज्यादा रहेगी तो लिंकेज हो जाएगा कम। तो लिंकेज जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, डिस्टेंस बिटवीन द जीन्स। ठीक है ना, डिस्टेंस बिटवीन द जीन्स हो गया। तो ये है आपका क्या है, लिंकेज। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है क्योंकि अभी ये काम आएगा। इसको मैं लिखे रखता हूं यहाँ पे। अब आपको बता देते हैं कि रिकॉम्बिनेशन कैसे होंगे। तो रिकॉम्बिनेशन की डेफिनेशन लिख देते हैं। दिस इज द, ये क्या टेंडेंसी होती है, टू डिस्टेंटली लोकेटेड जीन, जो दूर दूर सिचुएटेड है, वहां पे था क्लोजली एसोसिएटेड जीन्स, ये थे डिस्टेंटली
located genes to get separated in the next generation। सेपरेट हो जाएंगे तो नए कॉम्बिनेशन बनेंगे। इसका एग्जांपल भी बताऊंगा मैं आपको। अब क्या होगा, देखो वापस से वही डायग्राम बनाते हैं। यहाँ पे आपका जीन है कौन सा, ए। मान लो कि ये जीन है ए, ये उसका में ये दूसरा जीन है, ये आपका बी है, और यहाँ पे जो थर्ड जीन है वो आपका सी है। तो इसमें क्या होगा, सेपरेट होने के ज्यादा चांस किसके होंगे, जैसे ए और ए जो है वो बी से जल्दी सेपरेट हो सकता है, या ए जो है वो सी से ज्यादा सेपरेट हो सकता है। तो जितनी डिस्टेंस होती है दोनों के बीच में, उतने ही चांस उसके क्या हैं, डिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रिकॉम्बिनेशन। डिस्टेंस जो होगा, तो रिकॉम्बिनेशन या फिर क्रॉसिंग ओवर क्या होता है, दिस इज द टेंडेंसी ऑफ टू डिस्टेंटली लोकेटेड जीन्स, यानी कि ए और सी जो है वो डिस्टेंटली लोकेटेड है, इनका डिस्टेंस जो थोड़ा ज्यादा है, तो ये नेक्स्ट जनरेशन में सेपरेट हो जाएंगे। तो हाउ मच द पॉसिबिलिटी ऑफ द सेपरेशन, तो वो क्या होता है आपका रिकॉम्बिनेशन है। कि टेंडेंसी मतलब नेचर है, और किसका, दो डिस्टेंटली लोकेटेड जीन्स का, कि नेक्स्ट जनरेशन में वो साथ साथ नहीं जाएंगे। और लिंकेज के साथ में क्या था, नेक्स्ट जनरेशन में साथ साथ जाएंगे। तो ए और बी जो थे वो क्या शो करेंगे, ए और बी होता है ये तो लिंकेज शो करेंगे, क्योंकि ये एकदम पास पास सिचुएटेड है। और आप अगर ए और सी का डिस्टेंस देखोगे या बी और सी का डिस्टेंस देखोगे, तो दोनों केस के अंदर जो डिस्टेंस है वो थोड़ा ज्यादा है कंपैरेटिवली इन दोनों के बीच का। तो ये जीन्स जो होते हैं ए बी जो है वो सी के साथ में क्या शो कर सकते हैं, क्रॉसिंग ओवर शो कर सकते हैं, तो यानी कि रिकॉम्बिनेशन शो कर सकते हैं। तो इनकी टेंडेंसी जो होगी वो किसकी होगी, रिकॉम्बिनेशन। यानी कि ये अगर इसके आप पीसेस करोगे बहुत सारे, तो मोस्ट प्रोबेबली चांस है कि मैक्सिमम टाइम जो पीसेस हैं उनके अंदर क्या होगा, ये ए बी और सी जो है एक साथ नहीं रहेंगे, ये सेपरेट हो जाएंगे। तो ये जो फॉर्मूला था इसको हम कैसे बनाएं, तो ये भी कैसे बन जाएगा आपका, जैसे लिंकेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस बिटवीन द जीन्स की, कि अगर डिस्टेंस हुई ज्यादा तो लिंकेज क्या हो जाएगा, कम, ऐसे रहता है। और अब हम देख लेते हैं कि रिकॉम्बिनेशन क्या होगा। तो रिकॉम्बिनेशन या फिर क्रॉसिंग ओवर, सीओ, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन जीन्स, ये रहता है। यानी कि अगर डिस्टेंस ज्यादा तो आपका किसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा रहेगी, रिकॉम्बिनेशन की। तो इस तरीके से क्या है, ये एक फॉर्मूला है और एक ये फॉर्मूला है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि रिकॉम्बिनेशन डिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और लिंकेज जो है वो क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर डिस्टेंस ज्यादा होगी जीन्स में तो लिंकेज कम हो जाएगा, जैसे कि ए और सी में क्या है, डिस्टेंस ज्यादा है, तो इसीलिए लिंकेज इनमें कम होगा। और ए और बी में डिस्टेंस क्या है, कम है, तो इसलिए इनमें लिंकेज ज्यादा होगा। तो डिस्टेंस अगर कम होगी तो ये आप यहाँ से ज्यादा हो जाएगा। तो ये चीज आपको याद रखनी है। तो ये था आपका लिंकेज एंड क्रॉसिंग ओवर्स। उसके बाद में आता है आपका कि कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स जो है इनके बीच में आती हैं, जैसे कि मल्टीपल एलिल्स। तो मल्टीपल एलिल्स ऐसा होता है, जैसे आपने देखा है कि जो नॉर्मली आपने क्रॉस किए थे, जैसे कैपिटल टी प्लांट का क्रॉस आपने किया था स्मॉल टी और स्मॉल टी प्लांट के साथ में, तो यहाँ पे आपने देखा था कि एक कैरेक्टर की कितनी एलिल्स है, पेयर में 2 एलिल्स हैं। तो जनरली पेयर में 2 एलिल्स थी, है ना। और आपने जैसे आर राउंड के लिए और रिंकल के लिए देखा था, तो वहां पे भी क्या थी, एक पेयर में 2 एलिल्स थी। तो ये सबके लिए हमेशा सेम नहीं होता कि एक पेयर्स में हमेशा 2 एलिल रहेंगी। ये क्या होगा आपका, कई बार एक से ज्यादा, 2 से ज्यादा एलिल्स भी हो सकती हैं। जैसे कि आपका मल्टीपल एलिल का एग्जांपल क्या है, आपका ब्लड ग्रुप है ए बी एंड ओ। इस केस में आपके देखो एलिल ए और एलिल ए भी मिल सकती है, और एलिल ए और एलिल ओ भी मिल सकती है ना। 3 एलिल्स मिलेंगी आपको इसके अंदर, आप ऐसे लिख सकते हो सीधे, 3 टाइप्स ऑफ एलिल्स आपको मिलेगी, एलिल ए की, एलिल बी की और एलिल ओ की। ये 3 एलिल्स जो है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलती हैं। तो एबीए ब्लड ग्रुप जो होता है वो आपका किसका एग्जांपल है, मल्टीपल एलिल्स का, क्योंकि देखो इसमें 2 एलिल ना होके कितनी है, 3 एलिल है। अब आप आगे देखिए पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस क्या होता है। तो पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का मतलब होता है कि मैनी जीन, सिंपल से वर्ड्स के अंदर आपको याद रखना है कि मैनी जीन्स एंड सिंगल कैरेक्टर, मैनी जीन्स सिंगल कैरेक्टर। जैसे कि एग्जांपल, तो एग्जांपल आप देखो, जैसे कि स्किन पिगमेंटेशन है, तो
ये मान लो आपने मान लिया कि बीबी जो कलर है वो प्योर ब्लैक का है ना, प्योर ब्लैक का कलर है, और स्मॉल बी जो है वो प्योर वाइट है। ये मतलब सबसे ज्यादा वाइट है, ब्राइटेस्ट है, आप इसको ब्राइटेस्ट बोल सकते हैं। और ये जो होंगे इधर ये डार्केस्ट होंगे, ऐसा है। लेकिन इसके इंटरमीडिएट जो होते हैं वो बहुत सारे होते हैं, ऐसे नहीं होता कि एक ब्लैक है और एक ये है। सबके स्किन कलर जो है वो आपको एक ग्रेडियंट मिलता है इस तरीके का, ऐसे कि डार्क पीपल, और उसके अलावा इस साइड आप जाओगे तो लाइट होते जाएंगे, यानी कि आप कह सकते हो ब्राइट होते जाओगे, कलर ब्राइट होता जाएगा, और इस साइड में कलर जो है वो डार्क होता चला जाएगा। तो जो मोस्ट डार्केस्ट पर्सन है तो ये मान लो कि डार्केस्ट पर्सन है, और ये जो है एकदम ब्राइटेड पर्सन है। बट ये दो तरह के थोड़ी नेचर में मिलते हैं। नेचर में तो आपको इंटरमीडिएट बहुत सारे कलर्स मिलते हैं, है ना। आप अगर इंडियन पॉपुलेशन में भी देखोगे तो किसी का स्किन टोन यहाँ पे आएगा, किसी का स्किन टोन यहाँ पे आएगा, किसी का यहाँ पे, किसी का यहाँ पे, ऐसे करते करते सभी का स्किन टोन जो है वो एक दूसरे से डिफरेंट रहता है। तो स्किन टोन जो है वो क्या रहता है आपका, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस है, यानी कि ये एक जीन से गवर्न नहीं होता। जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा है ये एक ही जीन लिखी है, तो एक जीन से गवर्न ना होके क्या करेगा, ऐसे होगा कि जैसे ए फिर बीबी और फिर यहाँ पे सीसी। तो अगर ए ये सारे के सारे अगर मान लो इस तरीके के कैपिटल लेटर्स हैं यानी कि डोमिनेंट है, तो उस केस में पर्सन जो है मान लो डार्केस्ट होगा। लेकिन इसके कॉम्बिनेशन बनेंगे बाद में, जैसे मान लो यहाँ पे आप बना लो, तो अगर आप मान लो यहाँ पे बनाओगे, अगर ए फिर बीबी और सीसी, ये स्मॉल है तो स्मॉल होगा वो ब्राइटेस्ट होगा। लेकिन आप मान लो इस तरह का कॉम्बिनेशन मान लो, ए है ना, फिर स्मॉल बी, फिर एक कैपिटल सी और एक स्मॉल सी, तो ये कॉम्बिनेशन जो होगा वो इंटरमीडिएट कहीं पे लाई करेगा। इसीलिए क्या होता है, स्किन का कलर है। और ऐसे सेम केस जो है वो हाइट के साथ भी है। ऐसा नहीं होता कभी भी कि एक पर्सन की हाइट 7 फीट है और दूसरे पर्सन की हाइट 4 फीट है, ऐसा कभी भी नहीं होता, ठीक है ना। तो आपको ये याद रखना है कि 7 फीट अगर हाइट है और 4 फीट हाइट है, तो दो तरह के पर्सन ही आपको दुनिया में नहीं मिलते, इंटरमीडिएट हाइट के पर्सन भी मिलते हैं। क्यों? क्योंकि ये कैरेक्टर जो है वो पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस के लिए है, मैनी जीन्स एंड सिंगल कैरेक्टर के ऊपर, यानी कि मैनी जीन्स मिलके, देखो ये 3 जीन्स है यहाँ पे, ये मिलके क्या कर रही हैं, एक सिंगल कैरेक्टर को गवर्न कर रही हैं, एक सिंगल कैरेक्टर को कंट्रोल कर रही है। उसके बाद में नेक्स्ट जो आता है वो आता है प्लियोट्रोपिक। वहां पे था मैनी जीन एंड सिंगल कैरेक्टर, यहाँ पे होगा सिंगल जीन, यहाँ पे क्या होगा, सिंगल जीन और मैनी कैरेक्टर्स, उल्टा होगा उसका, मैनी कैरेक्टर्स, ठीक है। सिंगल जीन्स एंड मैनी कैरेक्टर्स, ये आपको ऐसे याद रखना है। जैसे झंडू बाम रहती है वो एक बाम 3 काम, तो वो सिंगल जीन होगा वो 3 तरह के काम करेगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप देख लेते हैं, तो प्लियोट्रोपिक जीन्स का एग्जांपल देख लेते हैं। इसमें क्या होगा, मेटाबॉलिक पाथवे के अंदर क्या रहता है, अगर आपका एक सिंगल म्यूटेशन हो जाता है कौन से एंजाइम के जीन में, फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम का जो जीन है, अगर उसमें म्यूटेशन हो गया तो उस म्यूटेशन की वजह से आपके फिनाइल कीटोयूरिया डिजीज हो जाएगी। और इसमें देखो एक ही जीन खराब हुआ है आपका, लेकिन कैरेक्टर्स कितने हैं, मेंटल रिटार्डेशन, यानी कि जो मेंटली आप जो कंडीशन है वो मंदबुद्धि जिसको बोलते हैं, और रिड्यूस्ड हेयर, यानी कि हेयर भी जो है वो आपके क्या हो जाएंगे, रिड्यूस हो जाएंगे, और साथ के अंदर जो स्किन का पिगमेंटेशन भी इसमें हो जाएगा। तो 3 कैरेक्टर हैं, मेंटल रिटार्डेशन, रिड्यूस्ड हेयर, स्किन पिगमेंटेशन, और ये सारे के सारे कैरेक्टर्स जो हैं वो एक ही जीन जो है फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज का, वो इसको गवर्न कर रहा है। यानी कि एक सिंगल जीन है और मैनी कैरेक्टर्स है, तो ये क्या हो जाएगा, प्लियोट्रोपी। अगर मैनी जीन्स है और सिंगल कैरेक्टर है, इसका जस्ट रिवर्स, जैसे कि ये है ग्रेडियंट जो बताया था मैंने आपको, तो ये जो रहता है आपका ये कैसा होगा, इसमें आएगा, इस तरीके से आएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस है। और मल्टीपल एलील्स का एग्जांपल, एक ब्लड ग्रुप, 3 तरह की एलील्स होती हैं हमारे अंदर। अब नेक्स्ट जो आएगा वो आता है आपका सेक्स डिटर्मिनेशन। ये बिल्कुल इजी है, जैसे कि ह्यूमन के केस में तो आपने देखा ही है कि XX अगर है तो वो फीमेल है, और XY जो है वो क्या है, मेल है। तो उसी तरीके से क्या होता है, सबके अंदर ये रूल फॉलो नहीं होता। जैसे अपने अंदर आप देखें तो फीमेल जो होती है वो क्या होती है, होमोजाइगस, और मेल होता है वो उसकी दोनों X और Y ये दोनों अलग अलग हैं, तो इसीलिए ये हेटेरोजाइगस है। मेल हमेशा हेटेरोजाइगस होता है ह्यूमन में, है ना, इस तरीके। तो आप ये देखो XO सिस्टम, O का मतलब है एब्सेंट होना। अगर इसमें दोनों X क्रोमोसोम प्रेजेंट रहे, यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे क्या है, दोनों X क्रोमोसोम यहाँ पे प्रेजेंट हैं, तो उस केस में ये क्या बन जाएगी, फीमेल बन जाएगी।
और अगर एक प्रेजेंट है और दूसरा जीरो है यानी कि XO है ना, दूसरा है ही नहीं, एब्सेंट है, तो उस केस में ये क्या बनेगा, मेल बनेगा। यानी कि 22 प्लस X है तो उस केस में मेल बनेगा ग्रास होपर्स के अंदर। और उसके बाद में दूसरा रहता है अगर 22 प्लस XX है, दोनों X क्रोमोसोम प्रेजेंट है तो ये फीमेल बनता है। और जो आपका चिकन रहता है उसके अंदर अलग तरह का सिस्टम रहता है। आप देखो इसमें ये क्रोमोसोम्स नंबर है इसका, है ना, इसमें मैंने क्या बताया 78 क्रोमोसोम्स रहते हैं इसमें, और तो 76 तो ये रहे और एक ये रहा। इसमें क्या रहता है, इसमें आपका देखो इसमें फीमेल हेटेरोजाइगस होती है। अगर ZW होगा तो वो क्या बनेगी, फीमेल बनेगी, और अगर ZZ होगा तो वो क्या बनेगा, मेल बनेगा। किसमें, आपके चिकन के अंदर। लेकिन ह्यूमन के केस में आप देखो अगर XX है यानी कि दोनों एलील सेम है यानी कि होमोजाइगस कंडीशन है तो फीमेल बनती है, लेकिन यहाँ पे होमोजाइगस कंडीशन है तो उस केस में मेल बनेगा। तो ये चीज आपको याद रखनी है, इसको इंपॉर्टेंट भी मार्क कर लेना। हैप्लॉइड डिप्लॉइड सिस्टम जो रहते हैं, हैप्लॉइड डिप्लॉइड का मतलब है अगर मेरे पास में मान लो कि जैसे ह्यूमन के पास में 46 क्रोमोसोम्स हैं, तो अगर मान लो कि पूरे के पूरे क्रोमोसोम हुए यानी कि डिप्लॉइड हुआ तो उस केस में तो फीमेल बनेगी। और अगर मान लो कि आधे क्रोमोसोम हुए जैसे कि हमारे गैमेट्स में होते हैं तो उस केस में क्या बनेगा, मेल बनेगा। ये सिस्टम किसमें रहता है, आपके बी में, हनी बी में। यहाँ पे अगर 32 क्रोमोसोम्स हैं आपके पास में, तो 32 क्रोमोसोम्स अगर मिल गए हैं आप एक ही ऑर्गेनिज्म में, तो वो क्या बनेगी, क्वीन बनेगी, है ना। ये क्या बनती है, क्वीन। और उसके बाद में 16 क्रोमोसोम्स अगर हैं तो उस केस में वर्कर बनना पड़ता है, यानी कि जो उड़ते रहते हैं यहाँ पे, जो हनी कलेक्ट करती रहती है बी, जैसे वो सारे के सारे क्या रहते हैं, मेल रहते हैं। फीमेल जो होती है वो कुछ नहीं करती, वो अपने जो उसका छाता रहता है उसमें बैठी रहती है, और उसके अंदर 32 क्रोमोसोम्स होते हैं। अब बात करते हैं अपन म्यूटेशन की। तो म्यूटेशन के अंदर आपको इतना समझना है कि हमें ये चीज पता है कि अगर हमें पता है डीएनए से क्या बनता है, mRNA, और mRNA से क्या बनता है, प्रोटीन बनता है। डीएनए से mRNA और mRNA से प्रोटीन। यानी कि अगर डीएनए में कोई चेंज हो जाएगा तो mRNA भी बदल जाएगा और प्रोटीन भी अल्टीमेटली बदल जाएगी। तो म्यूटेशन क्या होते हैं, डीएनए की जो सीक्वेंसेस होती है, जैसे A है, T है, C है, G है, ठीक है ना, ये सारी ऐसे। डीएनए के लिए हमने एक अलग से वीडियो बना रखा है, डीएनए एज ए बायोमोलिक्यूल्स, डीएनए आरएनए पे, वो आप देख सकते हैं, लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा। तो ये ATCG जो होते हैं, ये क्या होते हैं, अगर इनके अंदर कोई चेंज होता है यानी कि डीएनए में चेंज होता है तो आगे mRNA भी चेंज हो जाएगा, प्रोटीन भी चेंज हो जाएगी। तो इसीलिए क्या होता है, अगर देखो म्यूटेशन क्या होता है, चेंज इन द जीनोटाइप एज वेल एज द फिनोटाइपिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म। फिनोटाइप डिपेंड्स करेंगे आपके जैसे प्रोटीन एक्सप्रेशन पे बेसिकली, और जीनोटाइप जो है वो आपके डीएनए के सीक्वेंस है। तो कोई भी चेंज अगर डीएनए में हुआ है ना, एनी चेंज इन द जीनोटाइप, वो अल्टीमेटली किस में रिफ्लेक्ट होगा, फिनोटाइप में रिफ्लेक्ट होगा, ठीक है। अब आप इसमें देखिए, जैसे कुछ इट इज लाइक टू वेरियस डिजीजेस बट नॉट ऑल म्यूटेशन। सारे म्यूटेशंस आपके क्या होते हैं, हार्मफुल नहीं होते, कई तरह के म्यूटेशंस होते हैं। ये हम अलग लेक्चर में लेंगे म्यूटेशन के ऊपर, कि डिलीशन है, आपका इंसर्शन है, डुप्लीकेशन है, सब्स्टिट्यूशन है, ये सारे हम एक अलग लेक्चर बनाएंगे इसके ऊपर म्यूटेशन पे, तो उसमें आपको पता लगेगा। यहाँ पे आपको याद रखना है कि म्यूटेशन होता क्या है। तो डीएनए की सीक्वेंस अगर चेंज होगी तो mRNA भी चेंज हो जाएगा और प्रोटीन भी चेंज हो जाएगा, यानी कि फिनोटाइप भी चेंज हो जाएगा आपका। आपके अगर डीएनए चेंज कर दिया जाए तो पूरे कैरेक्टरिस्टिक ही चेंज हो जाते हैं ऑर्गेनिजम्स के। और इसके अंदर कोजिंग एजेंट्स कौन कौन से हैं, है ना। तो जैसे आप देखोगे कि जैसे अल्ट्रावायलेट रेज है ना, म्यूटेशंस हैं, अलग तरह के केमिकल म्यूटेशंस हैं, ये सारे के सारे आपको म्यूटेशन वाले लेक्चर में देखने को मिलेगा। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ जेनेटिक म्यूटेशंस। पहला, हाँ ये आप समझ सकते हैं यहाँ पे, पॉइंट म्यूटेशन और फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। तो पॉइंट म्यूटेशन कौन सा होता है, जैसे मान लो ये डीएनए की एक स्ट्रैंड है और यहाँ पे A है, T है, C है, G है, A है, T है, C है, G है, इस तरीके से। अगर यहाँ से ये बेस जो है ये क्या हो जाए, डिलीट हो जाए। जनरली क्या होता है, डीएनए से जब mRNA बनता है तो 3 के कोडोन बनते हैं आपके, है ना, 3 के सेट के कोडोन्स बनेंगे ऐसे। जैसे कि mRNA के स्ट्रक्चर में बनाओ तो mRNA में थाइमिन की जगह पे यूरेसिल होता है, तो आप बनाए A, फिर U, फिर C, फिर G, फिर A, फिर U, फिर C और G और फिर A, इस तरीके से। तो 3 के जो होते हैं आपके जेनेटिक कोड्स होते हैं। जेनेटिक कोड्स जो हैं वो कैसे होंगे, 3 में होंगे, यानी कि ट्रिपलेट्स होते हैं। तो अगर तो 3 के सेट अगर बना रखे हैं आपने ऐसे, अगर यहाँ पे मैं एक और बेस को इंसर्ट कर दूं इस जगह पे, है ना, या इस जगह पे आप क्या करोगे, एक और बेस को इंसर्ट कर दोगे, तो ये जो GA था पहले, ये बाद में क्या बन जाएगा, मान लो कि T इंसर्ट कर दिया मैंने, तो ये पहले जो था GA था, अब ये बन गया GT। तो इसको जो है दूसरे एग्जांपल से भी आप समझ सकते हैं।
ये देखिए पहले जो सीक्वेंस थी वो ये थी, जैसे कि मान लो ये देखिए ये प्रोटीन सीक्वेंस थी आपकी 1 2, ये इजी है समझने के लिए, 4 ये है। अब आप क्या देखेंगे, यहाँ पे अमीनो एसिड नंबर 1 आ रहा था, यहाँ पे 2 आ रहा था, यहाँ पे 3 आ रहा था, यहाँ पे 4 आ रहा था। लेकिन अगर डीएनए में कुछ चेंज होता है, डीएनए में चेंज होगा तो एमआरएनए में चेंज होगा और उसके जो ट्रिपलेट्स कोडोन है वो चेंज हो जाएंगे, यानी कि सीक्वेंस चेंज हो जाएगी। तो मान लो कि ये नॉर्मल प्रोटीन है जो कि 1 2 3 4 के अंदर आपको दिखाई दे रही है। अब आप देखो यहाँ पे कि इस प्रोटीन के लिए जो मान लो एमआरएनए था वो ये है ना, मान लेते हैं इसको, जैसे ए यू जी सी ए यू जी, इस तरीके से। तो ये 3 के कोड्स हैं आपके पास में, और ये अमीनो एसिड नंबर 1 बना रहा है, ये बनाएगा 2 और ये बनाएगा 3। ये फिक्स रहता है कि AUG जो है वो 3 नंबर का अमीनो एसिड बनाता है। अगर मान लो कि ये AUG ना होके AAG हो जाए तो ये क्या करेगा, अलग अलग अमीनो एसिड बनाएगा, ठीक है। तो ये 3 नंबर का अमीनो एसिड ना बना के क्या करेगा, डिफरेंट अमीनो एसिड बनाएगा। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। तो उसी तरीके से अगर मान लो AUG कोडोन जो है आपका वो अगर चेंज हो जाता है, AUG कोडोन जो है अगर मान लो उसमें चेंज आता है तो यहाँ पे 3 अमीनो एसिड्स ना आके कोई दूसरे अमीनो एसिड आता है। जैसे कि आपने एग्जाम नाम उसका पढ़ा होगा सिकल सेल एनीमिया का, तो सिकल सेल एनीमिया, इसमें क्या होता है, यहाँ पे डीएनए के स्ट्रक्चर में चेंज होता है और फिर बाद में जो प्रोटीन की स्ट्रक्चर होती है उसमें मान लो ग्लूटामिक एसिड की जगह पे क्या आ जाता है, फिर बाद में वेलिन आ जाता है। तो ग्लूटामिक एसिड की जगह पे क्या आ जाएगा, वेलिन। तो ग्लूटामिक एसिड रिप्लेस बाय वेलिन, यानी कि 3 नंबर का अमीनो एसिड जो पहले मान लो कि ग्लूटामिक एसिड था, अब वो क्या बन गया, आपका वेलिन बन गया। और इसकी वजह से आरबीसी की शेप जो है वो वाई कॉनकेव ना होके कैसी हो जाती है, सिकल शेप हो जाती है, इस तरह की। तो अल्टीमेटली क्या है, ये आपको समझना है। पॉइंट म्यूटेशन का मतलब है एक सिंगल न्यूक्लियोटाइड में चेंज होगा, है ना, किसमें होगा, सिंगल न्यूक्लियोटाइड में। सिंगल बेस पेयर जो होता है डीएनए का उसमें क्या चेंज होता है, जैसे कि सिकल सेल एनीमिया के अंदर होता है 6 कोडोन जो पहले क्या बना रहा था आपका GAG, यानी कि डीएनए के स्ट्रक्चर में क्या था, यहाँ पे कोड में GAG था और बाद में ये A जो है ये बदल गया U में, तो ये क्या बन गया आपका, ये कोडोन बन गया GUG। इसकी वजह से GAG कोडोन होता तो आपका ग्लूटामिक एसिड आता पहले नॉर्मल में, और बाद में जब ये चेंज हो गया GUG में तो उसकी जगह पे क्या आ गया, वेलिन आ गया। तो एक छोटी सी जगह में चेंज होने की वजह से ऐसा होता है। फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन में क्या होता है, फ्रेम शिफ्ट का मतलब है कि जैसे एक म्यूटेशन होता है और फिर वो ट्रिपलेट्स कोडोन्स की सीक्वेंस को ही चेंज कर देगा। जैसे कि आपको मैं यहाँ पे बताऊं, जैसे मान लो पहले एक सीक्वेंस है और इसमें 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 और 6, ये सारे अमीनो एसिड्स यहाँ पे एक पेप्टाइड बना रहे हैं, यानी कि प्रोटीन बना रहे हैं। इनकी जो डीएनए सीक्वेंस है वो मान लेते हैं कि हर एक की 3 कोड्स होंगे। तो आप एक बार ऐसे ही लिख लेते हैं, ए मान लेते और यू और जी तो 1 2 3 4 5 एंड 6। तो आप ये देखिए कि अगर ए होगा तो अमीनो एसिड नंबर 1 आएगा, यू होगा तो ये आएगा, इसकी वजह से ये आएगा, इसकी वजह से ये आएगा, इसकी वजह से 5 नंबर आएगा, इसकी वजह से 6 आएगा। अब हम पढ़ रहे हैं कि फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन क्या होता है। तो नाम से पता चल रहा है आपको कि पूरी फ्रेम में शिफ्ट हो जाएगी। कैसे होगी, अगर मान लो इस ए से पहले मैं अगर उस केस में मैं क्या करूँ, टी जोड़ दूं यहाँ पे, है ना, एक अमीनो एसिड जो है, एक डीएनए न्यूक्लियोटाइड जो है वो यहाँ पे मैं इंसर्ट कर दूं। तो इंसर्ट मान लो कि इंसर्ट किया मैंने, कौन सा, टी इंसर्ट कर दिया यहाँ पे, है ना, टी तो इसमें नहीं होता, आप जी इंसर्ट कर दी थी, है ना, यहाँ पे पहले। तो इससे पहले जी इंसर्ट करते ही जो 3 के सेट ए ये बन रहे थे, अब देखो कौन से बनेंगे। यहाँ पे मैंने क्या इंसर्ट किया है, जी। अब वापस से वो जो नॉर्मल वाली है वो ले लीजिए आप ऐसे। अब ये जो थे इन्हीं को लिखना है आपको, तो लिखिए AAA, UU, GG, CC, AA और GG। ये पहले बन रहा था, है ना, ये तो वाइल्ड टाइप है और ये हमने नया बेस ऐड किया है यहाँ पे।
ऐड करने की वजह से 3 के सेट जो पहले ए बन रहा था, अब स्टार्टिंग से बनाइए क्या बनेगा, अब GAA बनेगा, है ना। अब जो कोड बनना था वो कौन सा बनेगा, 3 के सेट जो है वो कौन से बनेंगे, GAA, ओमा, यहाँ से बनाइए AUU, फिर UGG, फिर GCC, फिर क्या बनेगा CAA, फिर क्या बनेगा AGG, और फिर G इसी आगे वाले से। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो पहले सीक्वेंस AAA, ट्रिपल A, ट्रिपल U, ट्रिपल G, ट्रिपल C और इस तरीके से थी, एक बेस की ऐड होते ही ये सारी की सारी जो कोडॉन्स थी इसकी लैंग्वेज क्या हो गई, चेंज हो गई, सारे कोडॉन्स चेंज हो गए, यानी कि पूरी की पूरी रीडिंग फ्रेम जो होती है वही क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है और शिफ्ट हो जाता है। तो सारे के सारे अमीनो एसिड जो हैं, जो पहले AAA1 को आ रहा था, अब GA पता नहीं किसको करेगा, AAU जो है वो मान लो कि UUU, ट्रिपल U आपको 2 को कर रहा था, AAU उसकी जगह पे पता नहीं कौन सा अमीनो एसिड लेके आएगा। तो ये आपके म्यूटेशंस हैं। उसके बाद में जेनेटिक डिसऑर्डर्स देख लेते हैं। तो एक तो मेंडेलियन डिसऑर्डर्स होते हैं जो कि मेंडल्स के रूल्स फॉलो करते हैं, और आप जो फैमिली चार्ट देख के बता सकते हो कि ये बच्चों में बीमारी आने के चांसेस कितने होंगे, यानी कि जो पेरेंटल जो ऑफस्प्रिंग जनरेशन है वो पेरेंटल की हिस्ट्री देख के कि जैसे दादा हैं, उसके बाद में पापा हैं, उसके बाद में फिर आप हो, ऐसे करके आप अपनी फैमिली की हिस्ट्री देख के और इन कैरेक्टर्स को जो है देख सकते हैं। और क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स वो होते हैं जो कि क्रोमोसोम्स के ऐड होने से या डिलीट होने से उनकी वजह से होते हैं। तो यहाँ पे आप देख लो कि दीज आर द डिसऑर्डर्स ड्यू टू द अल्टरेशन इन द सिंगल जीन्स, जीन चेंज हो जाएंगे तो मेंडेलियन डिसऑर्डर। और ये क्या करेंगे, सेम इनहेरिटेंस पैटर्न शो करते हैं, यानी कि अगर पापा में है जैसे कलर ब्लाइंडनेस है, या फिर आप जैसे रॉयल डिजीज जो हीमोफीलिया की होती है आप उसके बारे में देख सकते हैं, तो वो मेंडल लॉ पेडिग्री एनालिसिस कैन हेल्प द ट्रेस द इनहेरिटेंस पैटर्न, यानी कि जो पेडिग्री एनालिसिस जो आप इस तरीके से चार्ट बनाते हो फीमेल का मेल का, फिर उनकी जो बच्चे रहते हैं, है ना, उनसे फिर नेक्स्ट जनरेशन में जाने के चांसेस कितने रहते हैं, ऐसे करके। तो यहाँ पे आप नेक्स्ट जनरेशन में बता सकते हो कि इसको अगर डिजीज है, अगर इसको हो रही है, फिर इसके अंदर भी होने के चांसेस हैं। तो आप क्या कर रहे हो कि एक तरह से ये पैटर्न्स देख के आप बता सकते हो कि जो नेक्स्ट बेबीज होंगे या नेक्स्ट जो ऑफस्प्रिंग होगी उसमें डिसऑर्डर होने के चांस कितने हैं। उसके हमें क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स आते हैं आपके, ये आते हैं कौन से कि 2 तरह के, एन्यूप्लॉइडी और दूसरे आते हैं कौन से, पॉलीप्लॉइडी। एन्यूप्लॉइडी का मतलब होता है गेन और लॉस ऑफ 1 और मोर क्रोमोसोम्स, है ना, या तो गेन हो या लॉस हो। टोटल क्रोमोसोम मेरे पास में 46 है, तो प्लस माइनस 1 या प्लस माइनस 2 प्लस माइनस n ऐसे लिख सकते हो आप ऐसे, या तो गेन हो या लॉस हो, तो एन्यूप्लॉइडी है आपके ऐसे। हाँ, इसमें क्या होता है, फेलियर ऑफ सेग्रीगेशन क्रोमोसोम्स, जब एनाफेज के अंदर दोनों क्रोमोसोम जो मेटाफेज प्लेट पे सारे क्रोमोसोम्स एक जगह पे आ जाते हैं ऐसे यहाँ से, और उसके बाद में क्या होता है दूसरी जगह पे आने के ये जो क्रोमोसोम्स हैं सेपरेट होते हैं यहाँ से, है ना, इस तरीके से ये सेपरेट हो जाते हैं। तो सेपरेशन अगर नहीं हो पाएगा तो उस केस में एक्स्ट्रा क्रोमोसोम ऊपर चला जाएगा, तो ये क्या बन जाएंगे 46 प्लस माइनस n बन जाएगा, या नीचे लॉस हो जाएगा। पॉलीप्लॉइडी क्या होती है, आपके पूरा का पूरा सेट, यानी कि हमारे पास में 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स मिलते हैं, हम 2n होते हैं, डिप्लॉइड्स होते हैं। तो अगर मान लो कि सेट ही पूरा आपका बढ़ गया, जैसे मान लो कि 2n की जगह 3n हो गया, या 11n हो गया, या 6n हो गया, यानी कि 6 सेट ऑफ क्रोमोसोम्स, 11 सेट ऑफ क्रोमोसोम्स, या फिर 3n यानी कि 3 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स, 2 तो आपके नॉर्मल है और इसकी जगह पे अगर इनमें से कोई सा आ रहा है, या 5 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स, तो उस केस में क्या होगा, पॉलीप्लॉइडी आपके हो जाएगी। ये जनरली प्लांट्स में मिलती है, व्हीट प्लांट जो रहता है उसके अंदर आपको 11n तक आपको देखने को मिलता है। तो ये जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैं। और यहाँ पे मेंडेलियन डिसऑर्डर्स शो किए गए हैं, जैसे कलर ब्लाइंडनेस है, वो आपका क्या है, पार्ट से इसको देख लेते हैं, एक्स लिंक रिसेसिव डिसऑर्डर है, यानी कि अगर एक्स कलर ब्लाइंडनेस और एक्स कलर ब्लाइंडनेस, तो ही ये जो लेडी होगी इसके क्या होगी, कलर ब्लाइंडनेस की डिजीज होगी। मेल के अंदर क्या होता है, एक्स अगर कलर ब्लाइंड है और दूसरा जो होता है वो ये होता है वाई, तो उस केस में क्या होगा, इस केस के अंदर जो मेल है वो आपका कलर ब्लाइंड होगा, कलर ब्लाइंड इस केस में, क्योंकि ये एक ही एक्स क्रोमोसोम है और वो ही आपका खराब है। लेकिन फीमेल के केस में ऐसा होगा तो ही फीमेल कलर ब्लाइंड होगी। अगर फीमेल के केस में ऐसा है, एक क्रोमोसोम तो बेकार है और एक सही है, तो ये फिर क्या होगी, कैरियर होगी, यानी खुद कलर ब्लाइंड नहीं होगी, लेकिन ये नेक्स्ट जनरेशन में क्या कर सकती है,
इस जीन को ट्रांसफर कर सकती है। डिफेक्ट इन द ग्रीन और रेड कॉन्स ऑफ द आई, अनेबल टू डिस्क्रिमिनेट बिटवीन द रेड एंड ग्रीन कलर। हीमोफीलिया जो रहता है वो एक्स लिंक्ड डिजीज होता है, सेम XH और XH। ये वुमन जो होगी ये हीमोफिलिक वुमन होगी, इसकी ये वायबल नहीं रहती नेक्स्ट जनरेशन में। और उसमें उसके बाद में अगर XH है और X ये है, यानी कि एक क्रोमोसोम के ऊपर ऐसा है तो ये कैरियर होती है ना, ये नेक्स्ट जनरेशन में इस बीमारी को लेके जा सकती है। और मेल जो होता है उसके अंदर फिर से क्या होगा, हीमोफीलिया ज़्यादा हो सकता है, यानी कि जो ब्लीडिंग होती है आपकी वो क्लोटिंग प्रॉब्लम आती है इसके अंदर, ये रहता है। नेक्स्ट आप देखेंगे तो सिकल सेल एनीमिया, जो मैंने बताया आपको सिंगल पॉइंट म्यूटेशन की वजह से हुआ था, है ना। ग्लूटामिक एसिड की जगह पे क्या आ जाता है, वेलिन आ जाता है, और इसमें जो आरबीसी की शेप है वो आपकी ऐसे सिकल शेप हो जाती है, और नॉर्मल आरबीसी इस तरह से रहती है बाइकोन के ऐसे। तो एनीमिया डिजीज होती है, ऑफ स्प्रिंग्स जो होती है डिजीज कर सकते हैं, करिए। उसके बाद थैलेसीमिया, ये ऑटोसोम्स लिंक डिजीज है, यानी कि जैसे आप लास्ट टाइम देखोगे हमारे अंदर क्या होता है 44 क्रोमोसोम्स नंबर कितना होता है 44 प्लस XY तो होता है मेल में, और 44 प्लस XX होता है फीमेल में। अब ये जो 44 हैं ये हैं ऑटोसोम्स, यानी कि जो सेक्स डिटरमिनेशन में हेल्प नहीं करते, तो ये क्या होते हैं ऑटोसोम्स होते हैं। और ये जो क्रोमोसोम्स होते हैं ये सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं, जिनकी वजह से मेल फीमेल का डिसाइड होता है, सेक्स डिसाइड होता है किसी इंडिविजुअल का। तो ये क्रोमोसोम कौन से हैं, सेक्स क्रोमोसोम्स हैं, और ये क्रोमोसोम्स कौन से हैं, ऑटोसोम्स हैं। तो अभी तक जो डिजीज पढ़ी थी हमने, देखो X लिंक है, तो ये सेक्स क्रोमोसोम से लिंक डिजीज है। दूसरी जो अब जो डिजीज आती है ऑटोसोम्स लिंक डिजीज होती है ना। ये आपके मतलब जो सेक्सुअल पैटर्न्स है उसको फॉलो नहीं करेगा। इसमें आप देखो सिकल सेल एनीमिया है, तो इसके अंदर हो जाता है थैलेसीमिया जो होता है म्यूटेशन इन द जीन्स ऑफ हीमोग्लोबिन A, हीमोग्लोबिन B प्रेजेंट ऑन द क्रोमोसोम नंबर 16, तो इससे एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन हो जाता है, ये डिजीज हो सकती है। अगर दोनों पेरेंट्स आपके कैरियर हैं तभी डिजीज होगी। फिनाइलकीटोयूरिया, इस केस में आप देख रहे हैं ऑटोसोम्स लिंक रेसेसिव डिजीज होती है, ये मैंने आपको बताया था। इसके अंदर मेंटल रिटार्डेशन, यानी कि ये किसका एग्जांपल थी, ये आपके जो फिनाइलकीटोयूरिया ऑटोसोम्स लिंक डिजीज है, ये अभी जो मैंने यहाँ पे आपको बताया था। प्लियोट्रोपी का, ठीक है ना, प्लियोट्रोपी का एग्जांपल क्या है, फिनाइलकीटोयूरिया। एक ही जीन की वजह से 2-3 कैरेक्टर्स जो है वो आपके शो होने लग जाएंगे, तो ये रहता है। नेक्स्ट जो आता है आपका इसमें, इसके अंदर एन्यूप्लोइडी, ये मैंने बताया था, गेन और लॉस हो जाएगा। पॉलीप्लोइडी यानी कि सेट के सेट ही चेंज हो जाएंगे। डाउन सिंड्रोम्स, हाँ ये बच गए थे, इनको देख लेते हैं। डाउन सिंड्रोम्स का मतलब है 21st क्रोमोसोम जो है आपका, हर क्रोमोसोम की हमारे पास में कितनी कॉपी होती है, 2 कॉपी होती है, 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम मिलते हैं। बट डाउन सिंड्रोम के केस में क्या होगा, 21st क्रोमोसोम जो है वो 2 बार प्रेजेंट ना होके एक एक्स्ट्रा बार प्रेजेंट होगा, इसीलिए 46 के साथ में एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आ जाएगा, यानी कि क्रोमोसोम नंबर बन जाएगा आपका 47। इसके अंदर मेंटल रिटार्डेशन, शॉर्ट स्टेचर्स, फॉरवर्ड टंग्स यानी कि बाहर निकली हुई जीभ रहती है, और पार्शियली ओपन माउथ इसके अंदर रहता है। नेक्स्ट आता है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम्स, इसमें भी 47 क्रोमोसोम्स होंगे, बट इसमें 21st क्रोमोसोम की वजह से ना होगी, किसकी वजह से होगा, एक एक्स्ट्रा X आएगा, जैसे कि 44 प्लस XY है नॉर्मल मेल में, लेकिन ये किसमें बदल जाएगा 44 प्लस XXY में, यानी कि एक X क्रोमोसोम एक्स्ट्रा आ गया। इसकी वजह से क्या रहता है, गायनेकोमेस्टिया, यानी कि मेल पर्सन मेल होगा लेकिन उसमें फीमेल की कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो अपीयर होने लग जाएंगे। उसके बाद में नेक्स्ट आता है टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम में आप देखेंगे कि टोटल 5 क्रोमोसोम्स होते हैं, यानी कि इसमें एक्स्ट्रा क्रोमोसोम, यहाँ पे देखो इस केस में भी कितने क्रोमोसोम हैं, यहाँ पे भी आपके 47 क्रोमोसोम्स हैं, लेकिन टर्नर सिंड्रोम के केस में एक X क्रोमोसोम जो होगा वो मिसिंग होगा, यानी कि एक X जो जैसे 44 प्लस X और फिर 0 यानी कि मिसिंग, 0 का मतलब ये रहेगा। तो इस केस में भी ये क्या होते हैं, फीमेल्स होती हैं, स्टेराइल होती हैं, शॉर्ट स्टेचर, अंडर डेवलप्ड सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। तो ये सारे क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स थे। उसके बाद में तो इस तरीके से क्या है कि आपका पूरा लेक्चर जो है वो फिनिश हुआ, और एक ही वन शॉट के अंदर ये सारा वीडियो हमने बना के दिया है। तो आप इसको जितना हो सके उतना शेयर करें, और साथ में अगर चैनल को सब्सक्राइब ना किया तो आप जरूर सब्सक्राइब कर दें। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।